निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। बाग उजार सिंधु महाभोरा, अति आतुर जमका तर तोरा। अक्षय कुमारी कुमार संहारा, धूम लपेट लंक को जारा। ला समान लंक जरि गई, जय 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 धुन सुरपुर में भई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करो और अंतर जामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होय दुख हरहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरी मारो वज्र के कीले। गदा वज्र ले बैरी मारो, महाराज प्रभु दासी उबारो। ओंकार हुंकार प्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु हरिहर शीसा। सत्य हो हरि सत्य पाय के, राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के अपराधा। पूजा जप तब नेम अचारा, नहीं जानत हूँ दास तुम्हारा। बन उपवन मग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परो कर जोर मनावो, यही अवसर अब की गोहरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। वदन कराल राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी। मर इन्हें मार तो ही शपथ राम की, राघनाथ भर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकी शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसै दुख नाशा। चरण शरण करि जोर मनावो, यही अवसर अब कही गौराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाग देव कपि चंचल, ओम सम सम सहमी परा निखल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारै। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापै, ताते भूत प्रेत सब कापै। धूप दे अरु जपै हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। गुड आफ्टरनून आर्ची, गुड आफ्टरनून विधि, गुड आफ्टरनून प्रीतेश, गुड आफ्टरनून कृष्णा, गुड आफ्टरनून मोहम्मद जफर, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों। जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय माता दी, राधे राधे, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या हाल चाल है मेरे बच्चों? बढ़िया एकदम मस्त मौज बहार। वेरी गुड आफ्टरनून मुकुल, वेरी गुड आफ्टरनून विधि, वेरी गुड आफ्टरनून सादिक, पल्लवी, रुद्र। ओ माय गॉड, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम मस्त हो। बोल दो ना लायक हो, बढ़िया हो एकदम। यार थोड़ी सी हंस के दिखा दिया करो, थोड़ा सा। ओ माय गॉड, चलो बहुत बढ़िया जी। सर वो सब बाद में, पहले ये बताओ आप कैसे हो? हम तो सबसे अच्छे हैं भैया, हम तो सबसे अच्छे हैं। आप सब बताएं कैसे हैं जी। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ फिर फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हमें क्या करना है? आज हमें 3 चैप्टर की रिवीजन हमें करनी है। 15 से लेके 20 नंबर तक की वेटेज आपके एग्जाम में इसकी बन सकती है। और 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? एक तो टैक्स रेट वाला चैप्टर, जिसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स भी आई हैं, बट वो अमेंडमेंट्स ऑब्वियस सी बात है हमने तो क्लास में की हुई हैं। तो एक तो चैप्टर नंबर 1 टैक्स रेट वाला, चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस वाला, और चैप्टर नंबर 3 हाउस प्रॉपर्टी वाला। तो ये 3 चैप्टर हमें आज रिवीजन करने हैं।
और 15 से 20 नंबर हमें दोबारा से पक्का करके जाने हैं कि जो हमने इतने लेक्चर लगाए उसको फटाफट से कोशिश करेंगे 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट जितना टाइम भी लगेगा इन सारे चैप्टर को आज हम रिवाइज करके जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज तुम्हारी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, बट पहले रिवीजन करवानी पड़ेगी, ऐसे छुट्टी नहीं होगी भाई साहब। चैट बॉक्स पूरा भरा होना चाहिए आज रिवीजन से, मेरे को फील होना चाहिए कि तुम्हें याद आ रहा है सारा कुछ, ठीक है जी। चलो भाई इधर देखो ध्यान से, अब मेरे पास दो बच्चों मतलब नोट्स तो काफी सारे बच्चों के आए थे, उसमें से फाइनली 2 बच्चों के नोट्स की हैंडराइटिंग वाकई गजब थी। हैंडराइटिंग एक बार तो मेरे को बच्चे का नाम नहीं पता, मेरे को अपना नाम जरूर बताना क्लास के बाद क्या नाम था, एक तो इनके लिए तालियां बजती हैं, बहुत बढ़िया हैंडराइटिंग यार वाकई, मतलब ये होते हैं नोट्स भाई साहब। बच्चा कहता आप अपनी हैंडराइटिंग देख लो, मेरी तो गंद मरी हुई है, तुम मेरी को छोड़ो, ये देखो यार इस बच्चे की। और सुनो ध्यान से, एक और बच्चे की दिखाता हूं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दिखाता हूं आपको भाई साहब, उसकी भी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया, देखो इसकी हैंडराइटिंग देखो भाई साहब, देख रहे हो किस शिद्दत से लिखा हो बच्चे ने, ठीक है। तो दोनों का नाम मुझे पता नहीं है, मैं नाम पूछना भूल गया, बट इन दोनों बच्चों के लिए तालियां बजती हैं, वाकई नोट्स आपने बहुत बढ़िया बनाए हैं, ठीक है जी। चलो आ जाओ फटाफट से, अब आओ जी, अब इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूँ जी। अब एक बार अपने नोट्स अपने खोल के बैठ जाओ जी, ठीक है जी। नोट्स नहीं मिलेंगे भाई, सुनो बस वही बात है, नोट्स दिखा दिए, दे दो ना, दे दो नोट्स दे दो, अपने नोट्स बनाओ ना, ये सारे मेरे ही बनवाए हुए क्लास में नोट्स है ना, हैंडराइटिंग थोड़ी सुधारो ना, पेपर में ये तो तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं है, नोट्स दे दो ना, अपने अब नोट्स बनाओ सारे नालायक। चलो जी इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं, 3 चैप्टर हमें सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज करने हैं। सारे के सारे बच्चे क्लास वाले नोट्स सामने खोल के बैठ जाओ, बस नोट्स सेम ही है बिल्कुल जी, आपने वहां से रिवीजन करते जानी है, फटाफट से हम आगे बढ़ते रहेंगे, और डाउट्स बीच में मत पूछना। जब मैं एक बार चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद तुमसे पूछ लूंगा कोई डाउट है या नहीं, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, आज हमें रिवीजन करनी है, होपफुली आपके डाउट्स नहीं होंगे, ठीक है जी, और अगर होंगे तो वो बीच में ही सोल्व हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। होमवर्क वाले क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे अब, ठीक है ना, होमवर्क वाले क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले अब रिवीजन कर लेना बीच में, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस आ जाएगी। चलो आ जाओ एक बार फटाफट से आओ जी। अब सबसे पहले याद करो चैप्टर नंबर 1 से पहले ना टैक्सेशन की कुछ बेसिक बातें आपको मैंने बताई थी जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले याद करो टैक्स का मतलब मैंने बताया था, टैक्स का मतलब क्या होता है। हाँ जी, टैक्स का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, टैक्स का मीनिंग निकल कर रहा है कि टैक्स जो है वो एक मैंडेटरी पेमेंट है, कंपलसरी पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे किसी एक्ट के बेस पर या किसी लॉ के बेस पर, उसको हम किस में कवर कर लेंगे, टैक्स में कवर करेंगे। पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, टैक्स इज ए मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्ज जो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट और हम पे करते हैं अंडर एन एक्ट, इसको हम टैक्स में कवर करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, आज अगर मान लो जीएसटी पे करते हो और जीएसटी के लिए टोटल मिला के 35 एक्ट पास हुए हैं। अब जीएसटी में 35 एक्ट कैसे हैं, एक हमारा सीजीएसटी है, एक हमारा आईजीएसटी है, उसके बाद एक हमारा यूटीजीएसटी है, 31 हमारे एसजीएसटी है और एक हमारा जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, टोटल मिला के 35 एक्ट पास हुए हैं, तब जाके हमारे इंडिया में जीएसटी बना है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद टैक्स का ओरिजिन कहां से हुआ था, ओरिजिन हुआ था एक वर्ड था टैक्सो, वहां से ओरिजिन हुआ था टैक्स का, बस ये पर ध्यान देना। उसके बाद फिर मैंने कहा था टैक्स आपके 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, फटाफट से बोलते रहो, आपको भी रिवीजन करनी है, जितना बोलोगे उतना याद होगा जी। टैक्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब बात करूंगा अगर डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा, अगर बर्डन भी सेम पर्सन पर आएगा तो वो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। मतलब पेमेंट करने वाला कोई भी वो मैटर नहीं करता, पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पर होगा तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा, और अगर लेवी एंड बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पर होगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा। अब डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, ये सारे के सारे आपके डीटी में कवर होते हैं। आईडीटी में कौन कौन से आएंगे, जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, पहले वैट था, सीएसटी था, ये सारे के सारे आईडीटी का पार्ट है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस निकल के आता है। तो पहला डिफरेंस तो वही है इन दोनों की डेफिनेशन में। दूसरा डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है कि इसकी नेचर क्या होती है, डीटी जो है उसकी नेचर कैसे होती है, प्रोग्रेसिव। अच्छा, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे, बोलते रहो फटाफट से, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। और आईडीटी का मतलब क्या होता है कि भैया सेम रहेगा,
फिक्स नेचर रहेगी, जितना मर्जी गुड्स कंज्यूम कर लो उस आईडीटी वाले केस में सेम रहेगा। दूसरा फिर मैंने कहा था कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो अमीरों और गरीबों के अंदर भेद करता है, अमीरों पर ज्यादा लगेगा, गरीबों पर कम लगेगा। और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो अमीरों और गरीबों के अंदर भेद नहीं करता, अमीर हो या गरीब हो सबको बराबर वे में टैक्स पे करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे निकल के आ रही है। देन डिपार्टमेंट कौन सा निकल के आ रहा है, इसमें डिपार्टमेंट कौन सा है, सीबीडीटी। इसमें डिपार्टमेंट कौन सा निकल के आ रहा है, सीबीआईसी। सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या निकल रहा है, पहले बताओ सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या आ रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और इसकी फुल फॉर्म क्या निकल के आ रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। अगला, इसकी पेमेंट कहां करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से पेमेंट जाती है। सीजीएसटी हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, एसजीएसटी हो गया स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, मतलब यहां पर रेवेन्यू दोनों गवर्नमेंट के पास जाएगा, यहां रेवेन्यू होगा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब तुम्हें स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बट मेरे को लग रहा है कि आज ये कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा। याद करो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इनकम टैक्स में 2 साल होंगे, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर की इनकम जो होगी वो टैक्सेबल कहां पर होगी, असेसमेंट ईयर में। बट ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं होता, वहां पर ओनली फाइनेंशियल ईयर की बात होती है, वहां पे 2 सालों की बात नहीं होती, बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे, अब टॉपिक्स कौन कौन से इनकम टैक्स में कवर करने हैं तो इसकी हमें रिवीजन नहीं करनी, इसको एक बार छोड़ दो। फिर अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल हमने डिस्कस किए थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। सबसे पहला आर्टिकल हमने कौन सा किया, आर्टिकल नंबर 246। याद करो आर्टिकल नंबर 246 क्या था, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब कौन कौन से मैटर पे लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। याद करो एक 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है, कौन कौन सी होती है, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। लिस्ट नंबर 1 के मैटर पे लॉ बनाने वाली कौन होती है, पार्लियामेंट। ओए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट मत बोल देना। ये बात मैंने तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से बताई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी लॉ नहीं बनाती है। लिस्ट 1 के मैटर पे लॉ बनाने वाली कौन है, पार्लियामेंट है। लिस्ट 2 के मैटर पे लॉ बनाने वाली कौन है, स्टेट असेंबली है। लिस्ट 3 के मैटर पे पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली दोनों होते हैं, और जहां कन्फ्लिक्ट होगा वहां पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी, और अगर प्रेसिडेंट ने स्टेट को असेंट पास कर दी है तो फिर स्टेट प्रिवेल करेगी। ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन सी होती है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे लॉ कौन से हैं। अब अगर लॉ सेंट्रल लेवल के होंगे या स्टेट लेवल के होंगे, अगर सेंट्रल लेवल के तो बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, और अगर स्टेट लेवल के तो बनाने की पावर किसके पास है, स्टेट असेंबली के पास। अब मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है कि पावर पार्लियामेंट के पास तो है, बड़े पावर इंडिया में कहां तक होती है, तो उसने बोला होल ओवर इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया लॉ लगाने की पावर होती है पार्लियामेंट को। ऐसे ही स्टेट के पास पावर कहां तक होती है, ऑल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। ये बात कहां लिखी हुई थी, आर्टिकल नंबर 245 में ये बात हमारी यहां पे लिखी हुई थी। अगला फिर पॉइंट हमने कंप्लीट किया आर्टिकल नंबर 265। याद करो आर्टिकल नंबर 265 में क्या था, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब जब तक कोई एक्ट नहीं बनेगा, बिना एक्ट के ना तो कोई टैक्स लेवी होगा ना ही कोई कलेक्ट होगा। ये सारी की सारी बातें आर्टिकल नंबर 265 में लिखी हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है एंट्री नंबर। हाँ जी फटाफट से बोल दो, सारे के सारे बच्चों बोलो एंट्री नंबर कौन कौन सी निकल के आती है। लिस्ट नंबर 1 में एंट्री नंबर 82। 82 क्या क्या लिखा हुआ है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम कहां पे है, लिस्ट नंबर 2 एंट्री नंबर 46। और फिर 83 किसकी है, कस्टम की। 84 किसकी है, एक्साइज ड्यूटी। 85 किसकी है, कॉर्पोरेट टैक्स की। ये एंट्री आपके सामने निकल के आ रही है। और मैं कहता जीएसटी, हेलो याद आ रहा है, ओ भिंडी, ओए ओ इधर जीएसटी। जीएसटी किसी भी लिस्ट में कवर नहीं है, किसी भी एंट्री में कवर नहीं है। आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए से हमारा जीएसटी आया है, तो जीएसटी को बनाने वाली पार्लियामेंट भी है एंड स्टेट असेंबली भी है, तो जीएसटी को बनाने वाली दोनों है। बट ये ध्यान देना कि वो किसी भी लिस्ट में कवर नहीं है, किसी भी एंट्री में कवर नहीं है। आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए से वहां से कहानी लिखी गई जीएसटी की, बस ये पर ध्यान दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 तरह की अथॉरिटी होंगी, एक तो आपकी वही लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होगी, दूसरा एग्जीक्यूटिव होगा, तीसरा क्या होगा, जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आएगी, और जुडिशरी में कौन कौन आएगा, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सारे के सारे आपके जुडिशरी डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे। अब पार्लियामेंट में फर्क, पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फर्क होता है। क्या फर्क होता है वो सारी बातें हमने बेसिक में डिस्कस की थी, वो एग्जाम में किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट में कौन आएगा, स्टेट असेंबली में कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन आता है, ये बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी। बट एग्जाम में तुमसे कभी नहीं पूछेंगे इनमें डिफरेंस बता दो, ठीक है ना। ये बेसिक डिफरेंस है कि इसलिए मैंने बताया था कि लॉ बनाने वाली जो होती है वो पार्लियामेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी लॉ नहीं बनाती, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे निकल कर रहा है, अभी एक्ट कैसे बनता है। याद करो बिल 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। हमारा मैटर
किसका है, टैक्स का। तो सारे मैटर मनी बिल के होंगे। पहले कहाँ जाएगा, लोकसभा, फिर कहाँ आएगा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के साइन होंगे, फिर क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ये होता है मनी बिल वाला। ऑर्डिनरी बिल दोनों में से पहले किसी भी हाउस में जा सकता है। ये मैटर हमारे टैक्स का नहीं है, इसलिए इसको हमने इग्नोर करके चलना है। फिर अगला पॉइंट, इंडिया की डेफिनेशन का निकल के आ रही है। अब इंडिया में एक तो बेसलाइन कवर होगा, मुकुंद ओ मेरे बच्चे मुकुंद, इंडिया में क्या कवर होगा, बेसलाइन कवर होगा। बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक वाला पानी ये भी कवर होगा, फिर 200 वाला पानी ये भी कवर होगा, उसके बाद फिर हमारा इंडिया से बाहर होगा। अब ये 12 वाले पानी को हम क्या बोलते हैं, TWI। 200 वाले क्या नाम दे रहे हैं, EEZ। TWI की फुल फॉर्म क्या आती है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये 12 वाला पानी इंडिया है फॉर ऑल पर्पस, और 200 वाला पानी इंडिया है ओनली फॉर द ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस। ये सारी बातें हमने इंडिया की डेफिनेशन के अंदर कंप्लीट की थी। ठीक है जी। देखो यहाँ पे TWI का मतलब क्या है, EZ का मतलब क्या है, हाई सिस का मतलब क्या है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे देखी थी। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट हमने और डिस्कस किए थे कि भाई टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस और इवेजन में क्या फर्क होता है। फटाफट से बोला, प्लानिंग क्या, प्लानिंग लीगल भी है और एथिकल भी है। ये गवर्नमेंट ने हमें खुद बताई है कि एग्जम्पशन और डिडक्शन यूज करके टैक्स कम कर लो, उसको प्लानिंग बोलते हैं। अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, लीगल तो होती है बट ये अनएथिकल होती है, एथिकल नहीं होती। रीजन, क्योंकि जो लॉ में लूपहोल्स हैं, लॉ में कमियां हैं, उस कमी को यूज करके अगर टैक्स कम करूंगा तो वो सारी की सारी बातें अवॉइडेंस में कवर होंगी। इवेजन का मतलब क्या होता है, इलीगल भी है और अनएथिकल भी है। मतलब यहां तो हमने लॉ को ब्रेक कर दिया। अब अगर लॉ को ब्रेक कर दिया, चोरी की, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है वो इवेजन वाली कैटेगरी में कवर होगा। ये 3 बेसिक पॉइंट हमने यहां पे समझे थे। यस 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 200 नॉटिकल माइल्स हमें बेसलाइन से लेना है और 12 नॉटिकल माइल्स भी बेसलाइन से लेना है, और 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। ये बात ध्यान देना। अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर यहाँ पे अबाउट इनकम टैक्स एक्ट, कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की। अब पूरे के पूरे इनकम टैक्स एक्ट, हेलो भाई साहब, पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट जो लग रहा है वो किस बेस पे लग रहा है, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बेस पे लग रहा है। अब ये कहां पर एप्लीकेबल है, होल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग JNK। एप्लीकेबल कब से हुआ था, 1 अप्रैल 1962। टोटल सेक्शन कितने हैं, 298 सेक्शन है, और टोटल मिला के 14 शेड्यूल निकल के आते हैं। और जितने भी सेक्शंस हैं, सब सेक्शन है, क्लोज है, ये सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, ये इनकम टैक्स एक्ट में है। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का। चलो अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इनकम टैक्स रूल्स। अब रूल्स का मतलब क्या होता है, जो आपका एक्ट है उस एक्ट को सपोर्टिंग, उस एक्ट को सपोर्ट कैसे करना है, मतलब व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, ये सारी बातें एक्ट में लिखी होंगी। हाउ टू डू, ये सारी की सारी बातें कहां पे लिखी होंगी, रूल्स में लिखी होंगी। देखो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज लुक आफ्टर बाय CBDT। अब CBDT को पावर दी गई है कि आप रूल्स बना सकते हो, और इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है 295, वो ये पावर देता है कि आप रूल्स फ्रेम कर सकते हो। और रूल्स का मतलब होता है कि जो बातें एक्ट में लिखी हैं उनको फॉलो कैसे करना है, वो सारी की सारी बातें रूल्स में निकल के आती हैं। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ जी। सर आप टैक्स अवॉइडेंस एंड इवेजन करना कब सिखाओगे, आज पहले ये रिवीजन करते हैं फिर सीखेंगे। इधर देखो ध्यान से नालायक। उसके बाद चेक करो फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अब एक्ट और रूल्स में क्या फर्क होते हैं नहीं। अब देखो एक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, और रूल्स का मतलब क्या होता है, हाउ टू डू। ये सारी की सारी बातें आती है। उसके बाद एक्ट में क्या होते हैं जी, एक्ट में होते हैं प्रोविजंस, और इसमें क्या होते हैं, हाँ जी, एक्ट में क्या होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। रूल्स में क्या होते हैं, प्रोसीजर। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नोटिफिकेशन। अब देखो नोटिफिकेशन, अब नोटिफिकेशन इशू करने वाली अथॉरिटी कौन सी होती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है या CBDT इशू करती है। अब साल के बीच में अगर कोई भी चेंज लेकर आना है, साल के बीच में अगर कुछ नया लेकर आना है, विड्रॉ करना है, तो गवर्नमेंट वो नोटिफिकेशन के माध्यम से करती है। और नोटिफिकेशन जो होती है वो बाइंडिंग होती है कि इन पर असेसी और डिपार्टमेंट दोनों को माननी जरूरी होती है नोटिफिकेशन। बस ये पर ध्यान दो जी। उसके बाद फिर सर्कुलर की बात करूंगा। सर्कुलर मींस क्लैरिफिकेशन हो गया या एक्सप्लेनेशन हो गया। इसको इशू करने वाली अथॉरिटी कौन सी होती है, CBDT। इट मींस अगर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को बातें क्लियर करनी है, मतलब गवर्नमेंट अगर मान लो कोई किसी लाइन का डबल मीनिंग आ रहा है, उसको गवर्नमेंट अगर क्लियर करना चाह रही है तो वो किसके थ्रू करेगी, सर्कुलर के थ्रू करेगी। तो अगर कभी भी डाउट आ रहा है, उस डाउट को रिजोल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या इशू करती है, सर्कुलर। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। अब सर्कुलर जो होते हैं, ध्यान रखना, वो किस पर बाइंडिंग होते हैं, डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग तो होते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग तो होते हैं, बट असेसी और कोर्ट्स पर बाइंडिंग नहीं होते। उन दोनों को मानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट को सर्कुलर मानने जरूरी होती है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट आ रहा है फिर केस लो। अब केस लो में क्या निकल के आ रहा है, केस लो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। फटाफट से बोल दो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब क्या होता है कि हाई कोर्ट मतलब जो आपके एरिया वाइज होते हैं, हाई कोर्ट ने जो भी डिसाइड कर दिया
वो उसी एरिया में एप्लीकेबल होगा जहां का वो हाई कोर्ट है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कह दिया वो लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा। दूसरा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास क्या जाते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन वाले मैटर जो होते हैं वही सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, और कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाता है। ये बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है जी, अपेक्स कोर्ट है, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। इसने जो डिसाइड कर दिया वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, इससे ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं होता। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट, फिर यहां से हमने फाइनली इनकम टैक्स एक्ट अपना स्टार्ट कर दिया। अब इनकम टैक्स एक्ट का सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 1 क्या था? अच्छा, आपको मैंने थोड़ा बहुत एक्ट पढ़ना सिखाया था। क्या आपको एक्ट पढ़ना आता है? आता भी है। ओए ओए, एक्ट पढ़ना आता नहीं आता? आता है तो बताओ फिर वर्ड से। इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्शन नंबर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल नोट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सब सेक्शन बोलते हैं। फिर मैंने कहा था सब सेक्शन क्लोज में क्या फर्क होता है? अगर एक ऊपर बेस लाइन आ रही है, बेस लाइन के बाद नीचे कुछ दिया हुआ है वो क्लोज होते हैं। विदाउट बेस लाइन अगर कुछ दिया होगा वो नॉर्मली क्या होते हैं? सब सेक्शन होते हैं। सेक्शन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। अब सेक्शन नंबर 1 के बेस पे, हाँ जी, सेक्शन नंबर 1 के बेस पे इसको हम क्या बोलेंगे? इस एक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। एप्लीकेबल कहां पर होगा? होल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग JNK। और इफेक्टिव कब से आया? 1 अप्रैल 1962 से ये एक्ट हमारा इफेक्ट में आ गया था। बस ये बात ध्यान देना। आ जाओ अगले पॉइंट पर आओ, अब आएगा मजा। तो अब यहां पे क्या था, सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को एक साथ स्टार्ट किया, दैट इज बेसिक ऑफ इनकम टैक्स एंड रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये दोनों चैप्टर हमने एक साथ स्टार्ट किए थे। सर अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट नहीं किया था? नहीं, वो सारा का सारा बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें थी, वो चैप्टर नंबर 1 या 2 नहीं था। अब से हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड 2 स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पे एक बात चेक करो, सबसे पहला, हाँ जी सर क्या ये वीडियो प्राइवेट कर दूं? कर दूंगा। अब तुम 10 बार पूछोगे तो कर दूंगा। अबे देख लो ना तुम, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। बच्चा कह रहा है सर प्रॉब्लम ये है कि रिवीजन क्लास हम बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा आराम फरमा लेंगे, थोड़ा नींद ही पूरी कर लेते हैं, बाद में भाई साहब कुछ नहीं होता। नालायक, सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो सिंपल सी बात ये निकल करेगी, सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 4 निकल के आ रहा है। सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अब अगर चार्जिंग सेक्शन की बात करूंगा तो फटाफट से बोल दो क्या क्या लिखा हुआ है? एवरी पर्सन, हाँ जी बोलते रहो, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स इज एन असेसी एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट द रेट और रेट, हाँ जी, एट द रेट और रेट प्रिस्क्राइब इन फाइनेंस एक्ट फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 4 के अंदर लिखी हुई है। सर सेव एज अदरवाइज का मतलब होता है, सेव एज अदरवाइज का मतलब जो उसमें बात लिखी है उसको हम सेव करके चलेंगे, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलेंगे, ये मतलब होता है सेव एज अदरवाइज का। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से बताओ जी। अब यहाँ पे बात करो पर्सन, बात करो पर्सन में कौन कौन आएगा जी? पर्सन के डेफिनेशन 231 में डिफाइन है। पर्सन में कौन कौन कवर होगा? पर्सन में इंडिविजुअल्स कवर होंगे, HUF कवर होंगे, कंपनी कवर होंगी, और बताओ पार्टनरशिप फर्म, हाँ जी हाँ जी, और बताओ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, हाँ जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, MCD हो गया, और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो है, ये सारे के सारे पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। अच्छा इंडिविजुअल में कौन से आएंगे? रेजिडेंट आएंगे, नॉन रेजिडेंट आएंगे, सारे सारे, मेल फीमेल दोनों, माइनर मेजर दोनों भाई साहब, हर कैटेगरी कवर होगी। अच्छा HUF वाले किसके अंदर? मैंने कहा मुस्लिम और क्रिश्चियन फैमिली जो होती है वो नॉर्मली HUF क्रिएट नहीं कर सकती। कंपनी में दोनों आएंगी, इंडियन फॉरेन कंपनी दोनों आएंगी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स LLP, ये सारी की सारी बातें पर्सन वाली डेफिनेशन में कवर हो जाती हैं। अब यहां पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब एक बात मैं बताऊं, पर्सन में क्या आएगा वो देख लिया। अब एक बात बताना यार, अगर मेरे को किसी पर्सन का इनकम टैक्स निकालना है तो क्या चाहिए? टोटल इनकम मल्टीप्लाई रेट। अब अगर टोटल इनकम को रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा? फाइनल टैक्स निकल के आ जाएगा। अब फाइनल टैक्स कैसे निकलेगा, इसके लिए टोटल मैंने आपको 18 स्टेप्स लिखवाए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। अगर किसी पर्सन का तुम्हें फाइनल टैक्स निकालना है तो फाइनल टैक्स निकालने के कितने स्टेप्स होते हैं? 18। वो 18 स्टेप बताओ कौन कौन से यारी? याद करो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में गवर्नमेंट कहती है जब भी तुम्हें किसी पर्सन की टोटल इनकम निकालनी होगी, स्टेप नंबर 1 डिटरमाइन करोगे उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस की वो आर है या NR है, क्योंकि आर और NR के बेस पर ही ये डिसाइड होगा कि उसकी टोटल इनकम कितनी आ रही है। बस ये पर ध्यान दो। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या आता है? स्टेप नंबर 2 में तुम क्या करोगे? क्लासीफाई कर दोगे अपनी इनकम को 5 हेड के अंदर। ठीक है जी, क्लासीफाई कर दोगे
करोगे अपनी सारी इनकम को 5 हेड के अंदर। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे, उन 5 हेड की इनकम को कंप्यूट करोगे और वो सारी की सारी इनकम जोड़ दोगे जो भी तुम्हारी 5 हेड की इनकम निकल के आ रही है। स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे, स्टेप नंबर 4 में क्लबिंग ऑफ इनकम, मतलब वो 5 हेड की इनकम है, क्लबिंग ऑफ इनकम जोड़ दोगे। स्टेप नंबर 5 में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, लॉसेस माइनस कर दोगे। फिर स्टेप नंबर 6 में क्या आएगा, ग्रोस टोटल इनकम। स्टेप नंबर 7 में क्या माइनस करोगे, डिडक्शन। डिडक्शन कौन सी, कमान 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 कमान, डिडक्शन कौन सी, चैप्टर 6A वाली और सेक्शन नंबर 10AA वाली। तो चैप्टर 6A वाली कौन सी है, 80C से लेकर 80U, ये माइनस कर दोगे। फिर स्टेप नंबर 8 में तुम्हारी टोटल इनकम आएगी। फिर स्टेप नंबर 9 में टोटल इनकम को राउंड ऑफ करोगे। राउंड ऑफ कैसे करोगे, 10 के मल्टीपल में। अब 10 का मल्टीपल मतलब लास्ट डिजिट, अगर 5 है उससे ऊपर है तो नेक्स्ट 10 में, अगर 5 से कम है तो लास्ट 10 में। इस तरह से राउंड ऑफ करेंगे। ये एग्जांपल आपके सामने है, ये आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं जिस तरह से आप काम कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद फिर अगला स्टेप नंबर 10 आता है। अब स्टेप नंबर 10 आता है कि जो भी तुमने टोटल इनकम राउंड ऑफ कर दी, उसके बाद अब स्टेप नंबर 10 में क्या लगाने हैं, टैक्स। याद करो टैक्स, अगर मैं बात करता हूं टोटल इनकम पे, अब इनकम दो तरह की होगी, या तो नॉर्मल इनकम होगी या वो स्पेशल इनकम होगी। अब अगर मान लो स्पेशल इनकम होगी तो अप्लाई होंगे स्पेशल रेट। अब वो स्पेशल रेट कौन से हैं आगे रख के हम देखेंगे। फिर नॉर्मल इनकम में दो तरह की होंगी, या डिफॉल्ट स्कीम लोगे या ऑप्शनल स्कीम लोगे। डिफॉल्ट मतलब 115 BSc, ऑप्शनल मतलब जो भी आपकी नॉर्मल रेगुलर स्कीम होती है जो फाइनेंस एक्ट में दी होती है, उसको भी तुम यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। बट अगर तुम्हारी स्पेशल इनकम है, चाहे तुम स्कीम कोई भी लो, स्पेशल इनकम में ऑलवेज स्पेशल रेट ही एप्लीकेबल होंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। आगे देखो फिर स्टेप नंबर 11। अब स्टेप नंबर 11 में क्या करोगे, स्टेप नंबर 10 में क्या निकाल दिया, टैक्स निकाल दिया। फिर स्टेप नंबर 11 में अगर उस पर सरचार्ज जोड़ना है सरचार्ज जोड़ दो, रिबेट माइनस करनी है रिबेट माइनस कर दो। उसके बाद स्टेप नंबर 12 में जो फाइनल टैक्स आएगा सरचार्ज या रिबेट माइनस करने के बाद उसमें 4% सेस जोड़ दोगे। फिर स्टेप नंबर 13 में एक कॉन्सेप्ट आया था ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, अगर आपको याद हो रहा है AMT का। पहले मुझे बताओ ये AMT वाला कॉन्सेप्ट जो है क्या हर पर्सन पे लगेगा, आंसर इज नो। अगर आपने 115 BSc वाला ऑप्शन लिया हुआ है तो AMT वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर 115 BSc वाला ऑप्शन नहीं लिया हुआ फिर ये 115 BSc लगेगा, मतलब ऑप्शनल स्कीम वालों को ये चैप्टर लगेगा, डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं लगेगा। अच्छा इस AMT में लिखा क्या हुआ है जी, हाँ जी इस AMT में लिखा क्या, फटाफट से बोल दो, इस AMT में लिखा क्या हुआ है, AMT में लिखा हुआ है कि कम से कम तुम्हें इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो मतलब जो तुम ऑप्शनल स्कीम से टैक्स निकालोगे वो, और जो तुम AMT निकालोगे वो, उनमें से हायर वाला तुम्हें यहां पर देना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने AMT में डिस्कस की थी। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट स्कीम में जो निकालोगे फाइनल टैक्स है, वहां पर AMT नहीं है। ऑप्शनल में क्या है, ऑप्शनल में नॉर्मल टैक्स और AMT, इनमें से हायर जो होगा वो फाइनल टैक्स निकल के आएगा। फिर स्टेप नंबर 14 ये बात कहता है कि भाई साहब अब तुम क्या करो, तुम चूज करो कि तुम्हें डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स पे करना है या ऑप्शनल स्कीम के अंदर पे करना है। जहां पर भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा तुम वो टैक्स हमें पे कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टेप नंबर 14 में डिफॉल्ट वाला हो गया या ऑप्शनल में नॉर्मल और AMT हायर, तो ये और ये जो भी तुम्हारा लेसर होगा मोर बेनिफिशियल, वो तुम्हें यहां पर टैक्स पे करना है। स्टेप नंबर 14 ये बात कहता है। फिर 15 में अब जो टैक्स तुम्हारा निकल कर आया उसमें से क्या पता तुम्हारा कुछ TDS कट गया हो, क्या पता तुमने पहले कोई एडवांस टैक्स पे कर दिया हो, तो उसमें से TDS और एडवांस टैक्स जो तुमने पहले पे कर दिया उसको माइनस कर दोगे। फिर बैलेंस टैक्स जो बनेगा वो तुम्हें यहां पर पे करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 16 में या तो आपका टैक्स पेबल आएगा या रिफंडेबल आएगा। गाबा सर एक बात बताओ, ये टैक्स पेबल और रिफंडेबल कब निकल के आएगा, बताओ कब आएगा टैक्स पेबल। अगर तुम्हारा फाइनल टैक्स ज्यादा है और तुमने मतलब TDS और एडवांस टैक्स कम पे किया तो पेबल निकल कर आएगा, मतलब एक्चुअल टैक्स जो है वो ज्यादा है TDS TCS एडवांस टैक्स से, तो टैक्स पेबल आएगा। और अगर एक्चुअल टैक्स कम निकल के आ रहा है उस केस में क्या आएगा, टैक्स रिफंडेबल आएगा। फिर टैक्स को क्या कर दोगे, राउंड ऑफ कर दोगे 288B में, और फाइनली फिर तुम रिटर्न भर के फाइनली टैक्स पे कर दोगे। ये स्टेप नंबर 18 आपका निकल के आ रहा है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे बच्चे एक बार फटाफट से बोल दो यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हाँ जी जल्दी बोलो फटाफट से, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या इसको लॉक कर सकते हैं, क्या इसको लॉक कर सकते हैं, बोलो फटाफट से लॉक कर दें। चलो बहुत बढ़िया, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, 18 स्टेप कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 देखना स्टार्ट किया था। हाँ जी ये 18 स्टेप कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपना स्टेप नंबर 1 देखना स्टार्ट किया। अब एक बार स्टेप नंबर 1 पे आ जाओ। अब स्टेप नंबर 1 किसका था री, स्टेप नंबर 1 था कि वो ये बात बोलता कि रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया रेजिडेंशियल स्टेटस वाला।
अब रेजिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन नंबर 5 से लेके 9 तक जो भी सेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे निकल के आते हैं। 5 आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम या मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। 6 का मतलब है रेजिडेंशियल स्टेटस। 7 इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। 8 नोट रेलिवेंट है। 9 है इनकम डीम टू बी एक्री और राइज इंडिया। ये सारे के सारे सेक्शन यहाँ पे निकल के आते हैं, बस ये पर ध्यान दो। टीडीएस का मतलब हमने पहले डिस्कस किया था, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अभी चैप्टर हमने टीडीएस वाला किया नहीं है, बट टीडीएस आपका सैलरी, जैसे सैलरी पर टीडीएस कटता है तो वो उस टीडीएस की बात कर रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। यहाँ पे अब एक बात मेरे को बताओ, अगर किसी पर्सन का तुम्हें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो कुछ बेसिक रूल्स तुम्हें डिस्कस करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 क्या निकल के आ रहा है कि जब भी तुम्हें स्टेटस निकालना है तो स्टेटस जो डिटरमाइन करते हैं क्या वो हर पर्सन का सेम निकालेंगे, सेपरेट निकालेंगे? सेपरेट निकालते हैं। उसके बाद रूल नंबर 2, अब जो हम स्टेटस निकालेंगे वो किस साल का निकालेंगे? प्रीवियस ईयर, क्योंकि इनकम किस साल की निकालनी है? प्रीवियस ईयर की निकालनी है। उसके बाद क्या एक पर्सन एक साल में मोर देन 1 कंट्री के अंदर रेजिडेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और क्या एक पर्सन अगर इंडियन सिटीजन है, क्या एक पर्सन अगर इंडियन सिटीजन है, क्या एक पर्सन अगर इंडियन सिटीजन है, क्या वो इंडिया का रेजिडेंट भी होगा? जरूरी है? आंसर इज नो। मतलब इंडिया का रेजिडेंट होना, इंडियन सिटीजन होना, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके सेपरेट कॉन्सेप्ट निकल के, दोनों कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारी बातें हमने यहां पे डिस्कस की थी। टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब यहां पे एक बार आ जाओ जी। अब ये ना काफी लंबा चौड़ा देखो हमने यहाँ पे सारी बातें की हैं। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से मेरे को बोल दो बेसिक बातें, जल्दी बताओ। अब अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए कितनी कंडीशंस आ रही है? 2 बेसिक कंडीशन आ रही है। अगर उन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करोगे तो क्या बन जाओगे? इंडिया में रेजिडेंट बन जाओगे। पहली बेसिक कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ऊपर अगर आप इंडिया में रहे, आप इंडिया में रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। सेकंड कंडीशन निकल के आ रही है कि अगर प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहे, अगर प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहे एंड पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर रहे तो तुम इंडिया के रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। अगर इन दोनों में से एक बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करते हो तो तुम रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। अगर ये दोनों की दोनों मैं कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तब जाके मैं एनआर वाली कैटेगरी में कवर हो जाऊंगा, बस ये बात ध्यान दो जी। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट बनना चाह रहा है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। पहली कंडीशन या तो 182 डेज और मोर टोटल पीरियड रहा हो या 60 डेज और मोर हो एंड पिछले 4 साल में 365 दिनों से ऊपर हो। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा वो रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे चेक करो जी। अब देखो यहाँ पे कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, 2 नॉट सेटिस्फाइड, क्या बन गया? रेजिडेंट। अब 2 नॉट सेटिस्फाइड, फर्स्ट सेटिस्फाइड, क्या बन गया? रेजिडेंट। मतलब सॉरी, फर्स्ट नॉट सेटिस्फाइड, सेकंड सेटिस्फाइड, रेजिडेंट बन गया। दोनों सेटिस्फाइड, रेजिडेंट। और अगर दोनों नहीं है तब जाके मैं नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर होऊंगा, बस ये पर ध्यान दो। अब इसका क्रक्स यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स ये निकल के आ रहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में रहा हो, बोलो 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 बोलो, इंडिया में रहा हो, कहीं पर भी रहा हो, कैसे भी रहा हो, किसी भी पर्पस के लिए रहा हो, अगर मैं कंडीशन सेटिस्फाइड करूंगा मैं इंडिया के रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाऊंगा, बस ये पर ध्यान देना जी। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की होंगी तब जाके तुम नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, बस ये पर ध्यान देना। अब एक बात मेरे को बताओ, जो ये तुम्हारी नॉर्मल बेसिक कंडीशन निकल के आ रही है उन दो में से ना एक कंडीशन चेक करनी है तो तुम इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। एक बात बताना, ओए 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 इधर आओ इधर आओ। क्या कुछ ऐसे केस भी हैं जहां पर हम कुछ स्पेशल चेक करते हैं? मतलब बताओ, कोशिश करो, कुछ ऐसे केस भी हैं जहां पर हम स्पेशल चेक करते हैं? यस। कितने केस निकल के आते हैं? 5, जिसमें 2 केस तो इंडिया से बाहर जाने वाले हैं, 2 केस बाहर से इंडिया में आने वाले हैं, एक ना आने वाला है ना जाने वाला है, वो डीम्ड रेजिडेंट वाला है। याद करो वो 2 केस कौन से निकल के आ रहे हैं? सर 2 केस निकल के आ रहे हैं, इंडिविजुअल हो, इंडिया का इंडियन सिटीजन हो, इंडिया सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा हो, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा हो, तो जिस ईयर में वो बाहर जाएगा उस ईयर में 182 डेज और मोर वाली कंडीशन चेक करेंगे, 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। सर फिर दूसरा केस निकल कर कि अगर वो इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, अगर बाहर जा रहा है तो वो 182 डेज वाली कंडीशन में सेटिस्फाइड करेगा, नहीं तो वो सेटिस्फाइड, नहीं तो वो रेजिडेंट नहीं बनेगा। फिर क्रू मेंबर वाले केस में डेज कैसे काउंट करेंगे? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन शिप ज्वाइन किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डेट ऑफ साइनिंग ऑफ तक उसको डीम्ड आउटसाइड इंडिया मानेंगे। 366 हमारा लीप ईयर है, 366 में से माइनस कर देंगे, अगर बैलेंस 182 डेज बचेगा तो रेजिडेंट होंगे, नहीं तो रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होंगे। ये सारी बात हमने डिस्कस की थी।
अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है, दो केस जो बाहर से इंडिया में आने वाले हैं उसमें क्या था रही, अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन के हो, बाहर सेटल्ड हो, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो, किस पर्पस के लिए, किसी पर्पस के लिए भी, तो आप वाले केस में हमें देखना पड़ेगा कि आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है। अब अगर तुम्हारी टोटल इनकम, बोलो मेरे बच्चों, अगर तुम्हारी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के अगर 15 लाख तक है तो सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे और कोई कंडीशन चेक नहीं करेंगे। अगर तुम्हारी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर है तो दो कंडीशन थी, या तो 182 डेज और मोर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो, या 120 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये दो केस यहां पे निकल के आ रहे हैं। फिर एक था डीम्ड रेजिडेंट वाला। अब डीम्ड रेजिडेंट वाले केस में क्या था कि अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, आप किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर हो, अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है, तुम इंडिया में एक दिन भी नहीं रहे तो भी मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा तुम इंडिया के रेजिडेंट हो। बस ये पर ध्यान दो। एक बार चेक करो यहाँ पे, देखो मेरे बच्चों, देखो 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 देखो, देखो। केस नंबर 1 में वही क्रू मेंबर वाला 182 डेज और मोर है तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। सेकंड कैटेगरी में देखो यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो 182 डेज और मोर की बात यहाँ पे हो रही है। और ये इंडिया की डेफिनेशन आपके सामने दी है कि इंडिया में क्या क्या कवर होगा, ये ऑलरेडी हम पहले मतलब पढ़ चुके हैं कि इंडिया में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा जी। उसके बाद फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आ रहे हैं कि डेट ऑफ आने और जाने के दोनों दिन वैसे इंडिया में काउंट होते हैं, बट क्रू मेंबर वाले केस में ऐसा नहीं है। क्रू मेंबर वाले केस में ज्वाइनिंग की डेट जो होती है और साइनिंग ऑफ की डेट जो होती है, उन दोनों दिन को ही इंडिया से बाहर मानते हैं, इंडिया में नहीं मानते। हाँ, क्रू मेंबर वाले केस को छोड़कर जो नॉर्मल केस होंगे, दोनों केस में आने एंड जाने के दोनों दिन जो होते हैं वो इंडिया में काउंट होते हैं। बस ये पर ध्यान दो। यहां तक क्लियर है। अब देखो तीसरा केस क्या निकल के आ रहा है कि बाहर से इंडिया में आप विजिट कर रहे हो, आपकी टोटल इनकम 15 लाख तक है तो फिर काम खत्म जी। और अगर टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है, दो कंडीशन है, 182 डेज और 120 डेज और मोर जी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का। चलो अब एक बात मेरे को बताओ रही, अब इंडियन सिटीजन में, अब इंडियन सिटीजन किसे कहते हैं, 3 केस थे। 3 केस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। पहला केस क्या निकल के आ रहा है कि आपका बर्थ हुआ है 26 जनवरी 1950 या 1 जुलाई 1987 से पहले, तो आप बाय बर्थ हो, आप तो बाय बर्थ हो। अगर आपका बर्थ हुआ है 1 जुलाई 1987 के बाद और 3 दिसंबर 4 से पहले, अगर आपके मम्मी एंड पापा में से कोई भी एक इंडियन सिटीजन था तब तुम इंडियन सिटीजन बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। और अगर गवर्नमेंट कह रही है कि अगर मान लो 2004 के बाद का और टिल डेट तक गवर्नमेंट कह रही है मम्मी एंड पापा दोनों के दोनों इंडियन सिटीजन होंगे तब बच्चा इंडियन सिटीजन बनेगा, नहीं तो बच्चा इंडियन सिटीजन नहीं बनेगा। ये सारी बातें हमने की थी। फिर इंडियन ओरिजिन में क्या आएगा, अगर मैं, मेरे पापा मम्मी में से कोई भी एक, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था तो मैं इंडियन ओरिजिन का पर्सन बनूंगा, नहीं तो मैं ओरिजिनशिप वाली कैटेगरी में कवर नहीं होऊंगा। बस ये बात ध्यान दो। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब 15 लाख की लिमिट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, सिंपल सी बात बताओ यार मेरे को, तुम बताओ 15 लाख की लिमिट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। पहले बताओ 15 लाख की लिमिट का मतलब क्या है कि मेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर 15 या 15 से ऊपर हो, मतलब फॉरेन सोर्स की इनकम को 15 लाख की लिमिट में काउंट नहीं करना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 15 लाख की लिमिट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। हाँ जी, अराइज इन इंडिया आएगा नहीं आएगा, आएगा। रिसीव इन इंडिया आएगा, डीम्ड अराइज इन इंडिया आएगा, डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया आएगा, अराइज आउटसाइड इंडिया बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया आएगा, अराइज आउटसाइड इंडिया प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया आएगा, अराइज आउटसाइड इंडिया रिसीव आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया अब नहीं आएगा। जब सारा का सारा कनेक्शन इंडिया से अलग हो जाएगा वो इनकम तुम्हारी फॉरेन सोर्स की इनकम बनेगी, वो 15 लाख में कवर नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे एक बार चेक कर लो, देखो जी सारा का सारा यहां पर दिया हुआ है, ये सब 15 लाख की लिमिट में आएगा और क्या नहीं आएगा। अगर कमाया बाहर है, रिसीव बाहर किया, कंट्रोल बाहर है, प्रोफेशन बाहर सेटअप है, तब जाके गवर्नमेंट ने बोला ये फॉरेन सोर्स की इनकम में कवर होगा, ये 15 लाख की लिमिट में नहीं आएगा। बस ये पर ध्यान दो। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो जी। अब देखो डीम्ड रेजिडेंट वाला जी। अब डीम्ड रेजिडेंट में क्या था, अगर इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। बताओ जी, बोलो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलने आगे, चल लो भाई चल लो, आ जाओ भाई चल लो।
अब एक बार क्रक्स देख लो, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। अब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, इंडिविजुअल वांट्स टू चेक रेजिडेंशियल स्टेटस, नॉर्मल केस और स्पेशल केस जी। ठीक है जी। अब स्पेशल केस में कितने केस आ रहे हैं, 2 केस ये आ रहे हैं, 2 केस ये आ रहे हैं, 1 केस ये आ रहा है। 2 केस में लेफ्ट इंडिया वाले हैं, अब 2 केस में विजिट वाले हैं, और 1 में आपका डीम्ड रेजिडेंट है। अब इसमें को क्या होगा, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया और आपका ऐसे मेंबर ऑफ क्रू, तो 182 डेज हम यहाँ पे चेक करेंगे। फिर इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट 182 डेज चेक करेंगे। फिर यहाँ पे इस वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है, अगर इनकम 15 लाख तक है तो 182 डेज चेक करेंगे। अगर इनकम 15 से ऊपर है तो 182 या 120 डेज वाली कंडीशन में सेटिस्फाइड करोगे तो रेजिडेंट बन जाओगे। और अगर तुम डीम्ड रेजिडेंट बन गए हो तो रहने जाने की बात ही नहीं है, वहां पे चेक ही नहीं करना। अगर तुम डीम्ड वाली कैटेगरी में कवर हो चुके हो ना तो हमेशा ही रेजिडेंट हो, बस ये पर ध्यान दो, हमेशा ही रेजिडेंट हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर जी थोड़ा सा स्पीड कम करके चल लो, स्पीड फास्ट है, कम कर लेते हैं। मेरे को तो लग रहा था बिल्कुल सही चल रही है, कोई बात नहीं, आ जाओ कम कर लेते हैं जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट यह कि अगर मैं स्पेशल केस में कवर नहीं होता तो मैं नॉर्मल केस में कवर हूं। नॉर्मल केस में कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन। पहली कंडीशन 182 डेज और मोर, और सेकंड कंडीशन 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन में सेटिस्फाइड होगी तो रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब आगे देखो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट फिर आ रहा है, हाँ जी, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, एचईएफ, फर्म, एओपी, बीओआई एटसेट्रा। इस केस में स्टेटस कैसे निकालते हैं, अब बताना मेरे को, इस केस में कैसे निकालोगे। अब एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी हो गया, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी अदर पर्सन हो गया। कंपनी की बात करते हैं, कंपनी में 2 केस होती है, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट है। फॉरेन कंपनी के 2 केस होते हैं, या तो पोयम इंडिया में होगी या पोयम इंडिया से बाहर होगी। अगर पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट बनेगा, अगर पोयम बाहर तो वो क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा। और पोयम मींस क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। और यहां पर मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, जो मैंने कहा था कि अभी हमारे नॉर्मली सिलेबस में नहीं है, कि अगर फॉरेन कंपनी की टोटल इनकम 50 करोड़ रुपए तक होती है तो हमेशा वो एनआर रहेंगी। रीजन क्योंकि पोयम वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही उन कंपनी पर है जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है देन पोयम चेक करेंगे। अगर 50 करोड़ तक गवर्नमेंट कहती है तो फिर ऑलवेज तुम नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, ये बात ध्यान देना चाहिए। डीम्ड रेजिडेंट वाला कर चुके हैं जी, डीम्ड रेजिडेंट वाला हम कर चुके हैं। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, अब एनी अदर पर्सन वाले केस में क्या था, एनी अदर पर्सन वाले केस में होली और पार्टली कंट्रोल मैनेजमेंट इन इंडिया, तो रेजिडेंट बनेंगे। अगर सारा का सारा कंट्रोल इंडिया से बाहर होगा तो वो क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे क्या लिखे है, देखो जी, इफ द प्लेस इज रेजिडेंट इन इंडिया दैट इज प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम ही शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ हिज अदर सोर्स ऑफ इनकम। कोई मेरे को बताएगा इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इस लाइन का मतलब क्या निकल के आ रहा है, कि अगर तुम एक इनकम के लिए रेजिडेंट बन चुके हो, उस साल में जो भी इनकम कमाओगे हर इनकम के लिए क्या बन जाओगे, रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, बस ये पता है। इट मींस अगर आप एक इनकम के रेजिडेंट बन गए तो फिर उस साल में जो भी इनकम आप कमाओगे उस सबके लिए आप रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि रेजिडेंट बनने के बाद अब हमें 2 पॉइंट चेक करने हैं, या तो आरओआर या आरएनओआर। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे को बताओ आरओआर आर एनओआर के लिए वैसे नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल कंडीशंस कितनी, कंडीशन 2। आर एनओआर के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि पिछले 10 में से 9 बार आप एनआर रहे, पिछले 10 में से आप 9 बार एनआर रहे। एंड दूसरी कंडीशन फिर ये निकल के आ रही है कि पिछले 7 साल में 729 डेज या उससे कम रहे। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट बोलती है तुम बन गए आरएनओआर। अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती हैं फिर जाके तुम बन जाओगे आरओआर। अब मेरे को बताओगे आरओआर की कंडीशन क्या है। हेलो भाई साहब, आरओआर की कंडीशन क्या होती है, आरओआर की 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है, फर्स्ट कंडीशन आरओआर वाले केस में पहली कंडीशन निकल के आ रही है कि आपकी, हाँ, 10 में से कम 2 बार वो रेजिडेंट होना चाहिए और 7 साल में 730 डेज और मोर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आरओआर वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे जी 9 आउट ऑफ 10 729 डेज और लेस,
ठीक है। और फिर अगर आप इन दोनों वर्ष से रेजिडेंट बने, अगर अगर आप इन दोनों वर्ष से रेजिडेंट बने, अगर आप इन दोनों वर्ष से रेजिडेंट बने तो फिर आप हमेशा RNOR वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। अगर आप इन दोनों वर्ष से रेजिडेंट बने हमेशा आप क्या बन जाओगे? RNOR। हाँ जी भाई साहब। ओ भिंडी, कौन कौन से 2 वर्ष थी? एक तो 120 डेज वाली कंडीशन के वजह से रेजिडेंट बने, या दूसरा अगर तुम डीम्ड रेजिडेंट बने तो इन दोनों केस में हमेशा तुम क्या बन जाओगे? RNOR वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। इन दोनों केस में, इन दोनों केस में कंडीशन चेक नहीं करनी होती, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अब यहां पे चेक करो, HF वाले केस में ROR बनना RNOR बनना किस पे डिपेंड करता है? कर्ता। अगर कर्ता दोनों की दोनों मतलब कर्ता वो RNOR वाली उनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा तो HF RNOR बन जाएगी, और अगर नहीं करेगा तो HF क्या बन जाएगी? ROR बन जाएगी। मतलब HF का ROR बनना RNOR बनना उसके कर्ता पे डिपेंड करता है। HF का R बनना NR बनना वो HF पे डिपेंड करता है। HF का ROR बनना या RNOR बनना उसके कर्ता पे डिपेंड करता है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अब उसके बाद यहां पे देखो जी, कंडीशंस ROR की वही 10 में से 2 बार R होना चाहिए और 7 साल में 730 डेज और मोर होना चाहिए। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो जी आपको फिर मैंने केसेस लिखवाए थे। एज्यूम मिस्टर VG रेजिडेंट है। हेलो भाई साहब, ओए सुनो ध्यान से। सोने के लिए आए हो क्या? कहानी चल रही है यहाँ पे है? नालायक। इधर सुनो ध्यान से। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि मान लो एज्यूम करो मिस्टर VG जो है वो इंडिया के रेजिडेंट है। अब आपको बताना है कि ROR या RNOR। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, इन लास्ट 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर और 7 साल में। अब 9 बार NR, 1 बार R और यहाँ पे 740 डेज, तो क्या बन गया? RNOR, क्योंकि 9 बार मैं NR रह चुका हूं। उसके बाद यहाँ पे 8 बार में NR रहा, 2 बार R रहा, 728 डेज। यहाँ पर भी क्या बन गया? RNOR, क्योंकि 729 से कम है। 8 बार NR, 2 बार R और 730 डेज, तो क्या बन गया? ROR बन गया जी, सॉरी। उसके बाद 10 बार NR, 9 बार से ऊपर NR बन गया, तो क्या बन गया? RNOR। यहाँ पे 6 बार NR, 4 बार R और 750 डेज, तो क्या बन गया? ROR वाली कैटेगरी में कवर हो गया, बस ये पर ध्यान दो। सर अगर करता डीम्ड रेजिडेंट है तो HF ROR या RNOR चेक करने पड़ेगी। कंडीशन जी, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। भैया करता डीम्ड रेजिडेंट है उसका मतलब क्या है? उससे कोई मतलब नहीं है। करता डीम्ड रेजिडेंट है वो अपने लिए डीम्ड रेजिडेंट है, वो HF के लिए तो उसको एडिशनल कंडीशन देखनी ही पड़ेगी, बात खत्म जी। चलो जी, अब यहां पे एक बार आओ जी। अब ये आपको मैंने, अब यहां पे देखो डायग्राम देखो HF वाले केस में। अब देखो यहां पर तुमने गलती की थी। HF वाले केस में क्या था? अब देखो यहां पर HF R है, R है, R है, NR है, NR है, NR है। HF R करता ROR, तो HF क्या बन जाएगी? ROR। HF R करता RNOR, HF क्या बनेगी? RNOR। उसके बाद HF R है, करता NR है, करता कौन है? NR है। अब करता NR है, याद करो मैंने कहा था गलती से भी NR मत बोल देना, क्योंकि अगर करता NR है तो क्या पता पिछले 10 में से वो 9 बार NR रहा हो। नहीं आ रही बात समझ? क्या पता 729 और लेस हो, तो ये ROR और RNOR दोनों यहां पर बन सकते हैं। और अगर HF ही NR है तो फिर हमें चेक ही नहीं करना आगे क्या है, HF का स्टेटस भी NR ही बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। यस सर, ऐसा लग रहा है बस सामने मूवी चल रही है, तो मूवी तो चल रही है, मूवी ही तो चल रही है जी। चलो अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है जी। अब अगला देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो करता में बी NR एज एन इंडिविजुअल बट फॉर डिटरमाइनिंग स्टेटस ऑफ HF वी लुक फॉर द 2 कंडीशन ऑफ RNOR सेटिस्फाइड बाय करता और नोट डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ करता इज NR। वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि भैया मतलब HF अगर R है तो फिर हम चेक करेंगे करता। अब करता उस साल में NR है वो मैटर नहीं करता, करता पिछले 10 साल में क्या था या 7 साल में क्या था, उसके बेस पर कैलकुलेशन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ओ हो भाई साहब, ये डायग्राम था सबसे खतरनाक, याद है जो मैंने तुम्हें बनवाया था आज? ठीक है जी, ये डायग्राम पूरे के पूरे सेक्शन 6 का निकल के आ रहा है। ये वाला डायग्राम हमने बहुत बढ़िया बनाया था, बहुत बढ़िया। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो जी, याद है कुछ ये डायग्राम जी? चलो एक बार फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं जी, एक बार फटाफट से यहाँ पे एक बार दोबारा से रिवीजन की रिवीजन, भाई साहब रिवीजन की रिवीजन करते हैं। आ जाओ देखो जी, इंडिविजुअल, कंपनी, अदर पर्सन। पहले अदर पर्सन, अगर कंट्रोल मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में है तो रेजिडेंट, अगर सारा बाहर है तो NR।
फिर इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी पोयम अगर इंडिया में है तो आर, पोयम बाहर है तो एनआर। फिर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में नॉर्मल केस और स्पेशल केस, स्पेशल केस कितने हैं 5, 2 केस अलग है, 2 केस अलग है, 1 केस अलग है, यहां पर 1 केस आएगा। फिर 2 केस कौन कौन से, इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया, या तो क्रू मेंबर या एम्प्लॉयमेंट, तो 182 डेज और मोर आएगा। फिर 2 केस कौन से हैं, इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन। फिर बाहर सेटल्ड है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है। अब एनी पर्पस के लिए 2 केस हैं, या तो इनकम 15 लाख तक है या 15 से ऊपर है। अगर 15 तक है तो 182 डेज और मोर है, और अगर 15 से ऊपर है या तो 182 डेज और मोर है या 120 डेज और मोर है, एंड पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा है। ठीक है जी। और फिर डीम्ड रेजिडेंट वाला, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम छोटी 15 लाख से ऊपर है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। अगर मैं इन 5 केस में कहीं पर भी कवर नहीं हो रहा तो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कितनी 2 कंडीशन, इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करूंगा, रेजिडेंट बन जाऊंगा, नहीं तो मैं रेजिडेंट नहीं बनूंगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर ये सारी की सारी बातें, हेलो भाई साहब, ये सारी की सारी बातें करने के बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आता है, अगर तुम रेजिडेंट बन गए हो तो फिर गवर्नमेंट ने कहा था बताओ रेजिडेंट तुम किस वजह से बने। अगर तुम 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से बने या तुम डीम्ड रेजिडेंट बने तो हमेशा तुम RNOR माने जाओगे। अगर तुम्हारा रेजिडेंट बनने का रीजन कुछ अलग है, कुछ भी अलग हो सकता है, तो फिर वहां पे 2 कंडीशन है, अगर तुम 10 में से 9 बार NR रहे या 729 डेज और लेस रहे, अगर ऐसा रहे तो RNOR। अगर दोनों कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या है कि आप कम से कम 2 बार R रहे या 730 डेज रहे, तो आप ROR वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। ये सारी की सारी बातें हमने यहां पे चेक की थी। सर जय प्रताप सिंह कह रहे हैं सर 3 और 4th केस में बाहर सेटल, बाहर सेटल का मतलब होता है कि वो नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है नहीं, बाहर सेटल मींस कि वो नॉन रेजिडेंट हो, वो नॉर्मली बाहर ही काम करता हो, ये बात ध्यान दो। क्लियर है, डन। चलो तो अब जाके फिर अगले पॉइंट पर आओ जी। अब जाके फिर हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन नंबर 5। आ जाओ जी, अब अगले पॉइंट पर आ जाओ, सेक्शन नंबर 5। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। सेक्शन नंबर 5 देखो, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। ये बताएगा कि ROR वाले केस में, RNOR वाले केस में और NR वाले केस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। अब बताओ मुझे फटाफट से बताओ, पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, क्या टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इनकम अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। अगला पॉइंट फिर क्या आ रहा है, इनकम एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। इट मींस कमाई बाहर है, कंट्रोल इंडिया में है, तो टैक्सेबल टैक्सेबल। और यहां पर क्या आएगा, नॉन टैक्सेबल। NR वाले केस में टैक्सेबल नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद जी, इनकम कमाई बाहर है, रसीव बाहर की है, बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनल सेटअप आउटसाइड इंडिया, मतलब कंट्रोल बाहर है, प्रोफेशन बाहर है, तो सिर्फ ROR में टैक्सेबल, इसमें नॉन टैक्सेबल, इसमें नॉन टैक्सेबल। उसके बाद अगर कोई इनकम इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है, जो इनकम ही एग्जम्प्ट है, मतलब इनकम टैक्स में टैक्सेबिलिटी नहीं है, तो वो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगी। और अगर मान लो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है तो भी किसी के हाथ में नॉन टैक्सेबल होंगे। ये सारे के सारे पॉइंट यहां पे निकल के आ रही है। इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन में से तीसरे केस में एक होना चाहिए, दोनों जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक होगा तो चलेगा जी। बोलो भाई फटाफट से बोलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का, क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी। चलो बहुत बढ़िया जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब जाके फाइनली हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस यहां पर पैक हो गया था जी। ओ मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस स्वाहा, ओ मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट स्वाहा। अब हमारे हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर जी। अब आ रहा हूं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। अब मेरे को बताओ इसमें कोई डाउट है या नहीं है जी, क्योंकि अगर डाउट नहीं है तब मैं आगे बढ़ूंगा। अब मेरा चैप्टर ये खत्म हो गया है। इस चैप्टर में कोई भी थोड़ा बहुत डाउट वाउट अगर थोड़ा बहुत बचा हो तो मुझसे पूछ लो जी, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो फटाफट से जी। स्वाहा स्वाहा तो बोल दिया, जल्दी बताओ फटाफट से जी, बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं है, बोलो 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 बोलो, लॉक कर दें। किलर, किलर कौन है, किलर कौन है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ फटाफट से आओ जी, फटाफट से आओ। मेंबर ऑफ क्रू कौन होता है? क्रू का मतलब होता है टीम, टीम का मेंबर,
कौन होगा? जो शिप में काम कर रहा होगा वही होगा मेरे बच्चे। आ जाओ फटाफट से आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आ जाओ जी। अब आ रहा है यहाँ से चैप्टर नंबर 1 आ रहा है। अब चैप्टर नंबर 1 में स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 11, स्टेप नंबर 12 एंड स्टेप नंबर 17 अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं जी। आओ जी, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। सर एक बार वो फॉरेन कंपनी की लिमिट बता दो मेरे बच्चे। मैंने ये बोला था कि अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक होती है वो ऑलवेज एनआर होती है। अगर 50 करोड़ से ऊपर होती है तो पोयम अगर इंडिया में है तो वो रेजिडेंट बनेगी, अगर पोयम बाहर होगी तो वो एनआर बनेगी। तो 50 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होती है नॉर्मली पोयम वाले केस में, बट वो तुम्हें इतनी लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में 50 करोड़ रुपए की एक लिमिट होती है, बस ये पर ध्यान दो। डन। चलो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और साइनिंग ऑफ इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल क्रू मेंबर वाले केस में नहीं इंक्लूड नहीं करते, बाकी नॉर्मल केस में इंक्लूड करते हैं। चलो आवरी फटाफट से आवरी। 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, ये दोनों के दोनों बेस लाइन से ही चेक करते हैं, बस ये पर ध्यान दो। चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ। डीम्ड रेजिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ हम इंडियन सिटीजन चेक करते हैं, इंडियन ओरिजिन चेक नहीं करते, सिर्फ इंडियन सिटीजन देखते हैं डीम्ड रेजिडेंट वाले केस में। चलो अब बस वो काम वही काम स्टार्ट हो गया आपका। फिर अब वही बच्चा कह रहा है ले फिर अब तू डाउट ना नहीं भी है तो भी पूछ लूंगा। भाई पूछ गाबे से डाउट पूछ। अब बिना बात के डाउट आ रहे हैं, बिना बात के नालायक वाले। एफ फाइंड में क्या दिक्कत आ रही है बताओ यार? एफ फाइंड में क्या दिक्कत आ रही है? इनकम तुमने कमाई इंडिया में है, रिसीव तुमने वो कह रहे सॉरी कमाई तुमने बाहर है, रिसीव भी बाहर की है, कंट्रोल बाहर है, प्रोफेशन बाहर है, सब कुछ बाहर है, तो सिर्फ आरओआर के अंदर ही तो टैक्सेबल होगा ना, और किसी में तो आएगा ही नहीं। चलो भाई अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब यहाँ पे एक बार देख लो, इधर देखो ध्यान से। अब अगला पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? अब अगला पॉइंट निकल के आ रहा है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब यहाँ पे आओ, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या फर्क निकल के आता है? अब एक बात मेरे को बताना है, इनकम टैक्स में आपके 2 साल होते हैं जी, एक तो होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? कि प्रीवियस ईयर का मतलब होता है ऐसा कोई भी साल जिस साल में इनकम हम कमाते हैं अनटैक्स प्रॉफिट। नालायकों मतलब वैसे मेरे को लग रहा है कई वो ना बस वो मेरे से गलती हो गई, बताओ वही डाउट। बच्चा कह रहा है ले फिर सुन पकड़ इसको कैच कर, डाउट कैच कर। क्लियरली लिखा है पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते, नॉन टैक्स। बच्चा कह रहा है किसके हाथ में होते हैं? किसी के हाथ में करंट ईयर की इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे, वो जिस साल की इनकम है उस साल के रेट से टैक्सेबल होंगे, करंट ईयर की इनकम में ऐड नहीं होंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आ जाओ जी। अब बस मेरे को लग रहा है चैप्टर नंबर 1 पे ही रुक जाएंगे हम, चैप्टर नंबर 1 पे ही रुक जाएंगे हम। अरे वापिस आओ जी। अब यहाँ पे बताओ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब बताओ प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर मतलब ऐसा साल जिस साल में इनकम हम कमाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर बोलेंगे। अच्छा क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने का होगा? 12 से कम भी हो सकता है, 12 से कम भी हो सकता है। और प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब करेंगे? जब आप बिजनेस सेटअप करोगे, जब से आप बिजनेस सेटअप करोगे, जब से आप बिजनेस सेटअप करोगे तो वहां से हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा, सेटअप से लेकर 31 मार्च तक। असेसमेंट ईयर मतलब जिस भी साल में हम टैक्स पे करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर बोलेंगे। हमेशा 12 महीने का साल होगा और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलेगा, बस ये पर ध्यान दो। ये सारी की सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कई सारे मैंने क्वेश्चन दिए थे कि प्रीवियस ईयर कहां से लेकर कहां तक होगा, एक बार वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जी। ठीक है चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब मेन मुद्दा आ रहा है कि भैया टैक्स रेट एप्लीकेबल क्या होंगे। अब देखना यहाँ पर जी, टैक्स रेट वाले केस में भैया टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। अब देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या लिखा है। अब गवर्नमेंट कह रही है इनकम टैक्स में 2 केस होंगे, या तो नॉर्मल टैक्स रेट होंगे या स्पेशल होंगे। अभी हम स्पेशल की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। अब नॉर्मल में क्या होगा जी? नॉर्मल में ऑल्टरनेटिव 1 होगा, ऑल्टरनेटिव 2 होगा। ऑल्टरनेटिव 1 देखो, ऑल्टरनेटिव 1 का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन में दिया सेक्शन नंबर 115 बीएससी, डिफॉल्ट स्कीम हो गया, कंसेशनल स्कीम हो गया या न्यू रिजीम हो गया, इन चारों में से कोई भी नाम दिया होगा तो वो इसकी बात कर रहे हैं। अगर ऑप्शनल स्कीम नाम दिया हुआ है, नॉर्मल स्कीम नाम दिया हुआ है, शिफ्टिंग आउट या ओप्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट स्कीम लिखा हुआ है या रेगुलर स्कीम लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी नाम दिया हुआ है तो वो ऑल्टरनेटिव 2 की बात कर रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर मान लो मैं पहले स्कीम की बात करते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओई, एजेपी कैन पे टैक्स एट कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अंडर डिफॉल्ट रिजिम, हाउएवर ही हैज टू फोरगो सर्टेन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन अंडर दिस रिजिम। क्या कहना चाह रहे हैं? कि बहुत सारी एग्जम्पशन, बहुत सारी डिडक्शंस आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर तुम्हें कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लेनी है, बस ये पर ध्यान दो। ये पॉइंट गवर्नमेंट यहां पर कहना चाह रही है।
डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब अगले पॉइंट, एक दिन का भी प्रीवियस हो सकता है, बिल्कुल एक दिन का भी हो सकता है जी। अब आगे देखो जी, अब इसके रेट हमारे कहां पर दिए हुए हैं, इनकम टैक्स एक्ट में दिए हुए हैं, और जो आपके ऑल्टरनेटिव 2 वाले हैं वो कहां पर दिए हैं, वो आपके फाइनेंस एक्ट में दिए हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहले हमने क्या दिया जी, सबसे पहले हमने डिफॉल्ट स्कीम स्टार्ट की। अब डिफॉल्ट स्कीम अंडर 115 बीएससी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स क्या है, पहली बात एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। हेलो भाई साहब दोबारा से, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। दोबारा बोलो, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन सब पर लगेगा, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, एज कितनी भी हो मैटर नहीं करता। इस वाले केस में एज हमें चेक नहीं करनी, इस वाले केस में रेजिडेंशियल स्टेटस हमें चेक नहीं करना, हर केस में सेम रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब देखो रेट कौन कौन से लग रहे हैं जी, 3 लाख तक की इनकम पर टैक्स लगेगा नील। अगर इनकम 3 लाख से ऊपर है, 6 लाख तक है तो 5%। अगर इनकम 6 लाख से ऊपर है, 9 लाख तक है तो आपका फिर 10%। अगर इनकम 9 लाख से ऊपर है, 12 लाख तक है तो 15%। अगर इनकम 12 लाख से ऊपर है, 15 लाख तक है तो 20%। और अगर इनकम 15 लाख से ऊपर होगी तो फिर आपका 30% यहां पे निकल कर आएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, रेट क्या निकल के आ रहे हैं, 5%, 10%, 15%, 20%, और 20 के बाद से तो 30%। 25% वाला कोई भी स्लैबिटी यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से ऊपर, ये सारी की सारी बातें निकल के आ रही है। अब यहाँ पर फिर आपने कुछ कैलकुलेशन मुझे करके बताई थी, वो एक बार क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, एक बार अगर आपको ट्राई करने हो तो घर से दोबारा से ट्राई कर सकते हो। टैक्स कैसे निकालते हैं, बट कैलकुलेशन कैसे होगी वो ऊपर आपके स्लैब रेट दिए हुए, उसके बेस पे कैलकुलेशन है, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगला आ रहा है कि जो भी आपका टैक्स निकल कर आएगा उसमें क्या करोगे आप, 4% क्या जोड़ दोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो भी निकाला उसमें 4% जोड़ दोगे सेस, फिर फाइनल जो निकल कर आएगा वो हमें देना होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी अंडर डिफॉल्ट रिजिम। एक तो सरचार्ज हो गया, और एक एमआर हो गया, एक हो गया रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये सिर्फ इंडिविजुअल वाले केस में होगी, ये और किसी भी केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। अब बात करते हैं सरचार्ज की। एक बार अब सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, सरचार्ज कैसे कैसे एप्लीकेबल होगा जी। सरचार्ज एप्लीकेबल होगा अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है। हेलो भाई साहब, अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है सरचार्ज होगा नील। अगर 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है तो 10%। अगर 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है तो 15%। अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो 25% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। अरे जहां सरचार्ज होगा वहां पर क्या एमआर होगा, वहां पर क्या एमआर होगा, बिल्कुल होगा। एमआर कब लगेगा, अगर आपका सरचार्ज लगने की वजह से आपका टैक्स अगर इनकम से भी ज्यादा है, उस केस में एमआर मिल जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। इट मींस अगर टैक्स का इंक्रीमेंट इनकम इंक्रीमेंट से ऊपर है, उस केस में एमआर की बातें होंगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। देखो यहां पे अब एमआर कैसे निकालेंगे, एमआर निकालने के स्टेप्स आपको मैंने बताए थे। स्टेप नंबर 1 में क्या है, जो इनकम दी हुई है उस पे टैक्स निकाल लो। फिर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उस पे टैक्स निकाल लो। फिर आप क्या निकाल लोगे, टैक्स का इंक्रीमेंट निकाल दोगे। फिर इनकम इंक्रीमेंट निकाल दोगे। अगर तुम्हारा टैक्स इंक्रीमेंट इनकम इंक्रीमेंट से ऊपर है तो अगर ऊपर है उस केस में एमआर मिलेगा, अगर नहीं है तो एमआर नहीं मिलेगा। फिर एमआर माइनस करने जो टैक्स आएगा उसमें 4% सेस जोड़ के फाइनल आंसर आपके सामने आएगा। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। यार कितना मजा आ रहा है करने में यार, है ना। आ जाओ फिर, ये लो। ठीक है, मतलब देख रहे हो कितना टाइम लगाने का फायदा कितना होता है भाई साहब। अब तुम्हें चीजें बिल्कुल सिंपल लग रही होंगी और उस टाइम तुम्हें कितनी टफ लग रही थी। अब तुम्हें लग रहा होगा यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, यही होता है भाई साहब। अब अगले पॉइंट पर आओ, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट देखो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। फटाफट से बोल दो रिबेट कब मिलती है। अब देखो रिबेट, पहली बात तो रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। किनको मिलेगी, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो रिबेट मिलेगी, नहीं तो रिबेट नहीं लगेगी। अब 3 कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन आप इंडिविजुअल हो, सिर्फ इंडिविजुअल को रिबेट मिलेगी। दूसरी कंडीशन आप इंडिया के रेजिडेंट हो। तीसरी कंडीशन जो है आपकी 7 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो रिबेट मिलेगी, नहीं तो रिबेट नहीं मिलेगी। अच्छा रिबेट कितने की मिलेगी, 100% ऑफ टैक्स और 25,000 विच एवर इज लेस, उतने की रिबेट मिलेगी, उसके ऊपर की रिबेट आपको नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार यहां पे चेक करो, देखो जी एक बार यहां पे चेक करो, देखो रिबेट अलाउड फ्रॉम इनकम टैक्स इज ऑल द अबव कंडीशन सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन आप इंडिविजुअल हो, आप रेजिडेंट हो, आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक आपको रिबेट मिल जाएगी। देखो अब उसके बाद इफ अबव मेंशन कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन कितने की रिबेट मिलेगी, 100% ऑफ टैक्स और 25,000 विच एवर इज लेस, और मैक्सिमम 25,000 तक की रिबेट मिलेगी, इसके ऊपर की रिबेट नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो।
अच्छा एक बात मेरे को बताओगे, अब जो हमें रिबेट माइनस करनी है वो सेस ऐड करने के बाद माइनस करनी है, पहले माइनस करनी है? पहले, इधर है पहले। पहले रिबेट माइनस करोगे, अगर कोई टैक्स बचेगा उसमें तुम सेस जोड़ोगे, अगर कोई टैक्स नहीं बचेगा तो फिर काम खत्म हो गया। देखो यहां पर क्या लिखा है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 इज अलाउड फ्रॉम इनकम टैक्स कंप्यूटेड और बिफोर सेस, मतलब पहले सेस से पहले रिबेट माइनस करो, फिर जो आएगा उसके बाद तुम्हें सेस जोड़ना है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बात और बताओ, क्या रिबेट हर इनकम के टैक्स में से मिलती है? जल्दी बोल दो, क्या रिबेट आपको हर इनकम के टैक्स में से मिलती है? नहीं। किस में से नहीं मिलती? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A वाला टैक्स होता है उसके टैक्स में से रिबेट नहीं मिलती, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, वो कह रहे हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87 इज हाउएवर नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, उसके टैक्स में से रिबेट आपको नहीं मिलती, बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे आपके वही कैलकुलेशन अगर करके देखनी हो आप देख सकते हो, आपका सारा टैक्स नील हो रहा है क्योंकि 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं आएगा अगर वो नॉर्मल इनकम है। अब उसके बाद देखो जी, अगर इनकम 7 लाख से ऊपर है तो क्या होगा? अब सोच के बोला, अगर इनकम 7 लाख से ऊपर है क्या तो भी रिबेट मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिल्कुल रिबेट मिलेगी। अब अगर इनकम 7 लाख से ऊपर है कितनी रिबेट मिलेगी? 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, इनकम 7 लाख से कितनी ऊपर है वो निकाल लो, फिर जितनी इनकम दी है उस पर निकाल लो टैक्स, फिर चेक करो स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 1 से ज्यादा है या नहीं है, क्योंकि अगर टैक्स इनकम से ऊपर होगा उस केस में रिबेट मिलेगी, अगर टैक्स तुम्हारा कम है इनकम तुम्हारी ज्यादा है उस केस में रिबेट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो जी, if total income such individual exceeds 7 lakh and income tax on such total income exceed the amount which is total income exceed rupees 7 लाख। देखो स्टेप नंबर 1, टोटल इनकम में से 7 लाख माइनस कर दिए, आपका इनकम इंक्रीमेंट आ गया। फिर आपने कंप्यूट इनकम टैक्स निकाला, टोटल इनकम जो दी है आपका टैक्स इंक्रीमेंट आ गया एक तरह से, फिर बी में से ए माइनस कर दोगे, बैलेंस आपको मिल जाएगी रिबेट, माइनस करने के बाद जो आएगा फिर बैलेंस टैक्स, उसमें 4% सेस जोड़ दोगे, फाइनल आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये रहे आपके सामने उसके क्वेश्चन। देखो ये कहां कहां रिबेट मिलेगी और कहां कहां रिबेट नहीं मिलेगी। अगर ये 4 क्वेश्चन भी तुमने अच्छे ढंग से कर लिए तो काम तुम्हारा क्लियर है। अगर ये 4 क्वेश्चन में तुमने कर लिए तो उसके बाद तुम्हें 87A की रिबेट में दिक्कत नहीं आएगी, बस ये पर ध्यान दो। और ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं, बस ये पर ध्यान दो। सर ये वाली रिबेट कंबाइन इनकम में कैसे निकलेगी? सेम पैटर्न है जी, सेम पैटर्न है, जितनी इनकम दी होगी उस पर टैक्स निकाल लोगे, जो भी उनके स्पेशल रेट होंगे नॉर्मल रेट होंगे, ठीक है, और फिर इनकम 7 लाख से ऊपर कितनी है वो निकाल लोगे यहाँ पे, ठीक है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब यहाँ पे आ जाओ स्पेशल इनकम टैक्स रेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब एप्लीकेबिलिटी पहली बात है सबके ऊपर लगेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, जहां जहां स्पेशल इनकम दी होगी उस केस में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब स्कीम, कोई भी स्कीम तुमने ले रखी हो, कोई भी ऑप्शनल हो, डिफॉल्ट हो, अगर मान लो स्पेशल इनकम होगी तो ये रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब एक बात मेरे को बताना जी फटाफट से, एक बार कोशिश करो, बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, बताना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, 1 लाख तक एग्जम्प्ट होंगे, 1 लाख के बाद 10% टैक्सेबल होंगे। फिर 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% हो गया। फिर 115BB ये कौन सा हो गया? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, इसमें 30% हो गया। 115BBJ कौन सा हो गया? ऑनलाइन गेम्स वाला हो गया, 30% हो गया। फिर 115BBE अनएक्सप्लेन मनी मतलब ब्लैक मनी 60% हो गया। फिर 115BBG कार्बन क्रेडिट हो गया 10% हो गया। ये आपके स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आपके निकल के आ रहे हैं, मतलब जहां जहां ये वाली इनकम दी होगी इन इनकम पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। डन है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अब देखो स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ सरचार्ज इन केस ऑफ स्पेसिफाइड इनकम, ये था भाई साहब सबसे मेन तुझ। अब यहां पे चेक करो, यहां पर हमने क्या किया था जी, अब यहां पर अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, यहां पर हमने 3 बाइफर्केशन की थी। हेलो भाई साहब, ओए ओ ओए इधर 3 बाइफर्केशन की थी, कौन कौन सी? एक तो टोटल इनकम है, स्पेशल इनकम इंक्लूड नहीं है, मतलब सारी की सारी नॉर्मल इनकम है। दूसरा टोटल सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इनकम है। तीसरा क्या निकल के आ रहा है? अगर स्पेशल इनकम नॉर्मल इनकम मिक्स है तो क्या होगा? भाई देख, अगर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम है, अगर नॉर्मल इनकम 50 लाख तक है नील, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक है 10%, 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक है तो 15%, अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो 25%, ये नॉर्मल केस है। फिर ठीक है, फिर अगर मान लो स्पेशल इनकम दी है तो स्पेशल इनकम में गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है, स्पेशल इनकम में गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इनकम 50 लाख तक है नील, 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है तो 10%, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक है तो 15%, और अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो हाईएस्ट 15% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा।
याद करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिविडेंड की इनकम, इन तीनों पर, सॉरी इन चार इनकम पर हाईएस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% सटा लगेगा। इसके ऊपर सटा एप्लीकेबल नहीं हो सकता, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। और अगर मान लो मिक्स इनकम दिया तो क्या करेंगे, अगर मान लो अदर इनकम दिया और स्पेशल इनकम है तो क्या करेंगे, तो भाई अगर इनकम 50 लाख तक आ रही है कंबाइन इनकम तो नील, अगर कंबाइन इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, सॉरी 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तो क्या 10%, अगर कंबाइन इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक है तो 15%, और अगर कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, अगर कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो स्पेशल इनकम के टैक्स पे तो लगेगा 15। अब अदर इनकम पर कितना लगेगा वो डिपेंड करता है अदर इनकम कितनी है। अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो उस पर भी लगेगा 15, और अगर अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर होगी ना फिर उसके टैक्स पर 25% सरचार्ज लगेगा। ये सारी की सारी बातें हमने क्लास में डिस्कस की हुई है, बस ये पर ध्यान दो। एमआर की बातें हमें यहां पे नहीं करनी चाहिए। यस 115BB को ही कैजुअल इनकम कहते हैं जी। डन है जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन ये आपको मैंने करवाए हुए हैं जी, अब इसको आराम से बैठ के देख सकते हो। एमआर प्रैक्टिकल लाइफ में मिलता है, एग्जाम के लिए हमें देना नहीं है जी, वैसे मिलता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आओ, अब भाई साहब एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट आ गया, और देखो क्या था, याद है वो बची हुई वो एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है जी। देखो रिबैलेंस क्या है, अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट और बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट जो है वो कैसे यूज करेंगे। अब एक बात मेरे को बताना जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब जो हमारी 2.5 लाख या मतलब जो हमारी 3 लाख की लिमिट होती है, अब 3 लाख में अगर हमारी कोई एग्जम्पशन लिमिट बच गई तो अगर बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट उसको हम कैसे कैसे यूज करेंगे, तो गवर्नमेंट कह रही है अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट कैन बी यूज इन द फॉलोइंग 2 केस। अब पहला केस इंडिविजुअल, पहली बात तो इंडिविजुअल हो, एचईएफ हो एंड इंडिया का रेजिडेंट हो। फिर बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट कैन बी यूज इन द फॉलोइंग इनकम, कहां कहां यूज कर सकते हो, एलटी सीरीज 112, एलटी सीरीज 112A और एसटी सीरीज 111A, इन तीनों में यूज करोगे। कहां करोगे, जहां पर भी मोर बेनिफिशियल, मतलब जहां टैक्स कम से कम आएगा ना उसको तुम्हें वहां पर यूज करना है, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि बची हुई एग्जम्पशन लिमिट, मैं दोबारा बोलूंगा, बची हुई एग्जम्पशन लिमिट जो होती है उनको पहले इस इनकम में यूज करोगे, और यूज करने के बाद जो ये इनकम बचेगी उस इनकम पर ये रेट एप्लीकेबल करोगे। और फिर गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है, सुनो भाई सुनो, कि ये सिर्फ रेजिडेंट वाले केस में है और इंडिविजुअल एचएफ वाले केस में है, नॉन रेजिडेंट वाले केस में बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट तुम यूज नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी। कार्बन क्रेडिट पे 10%, ठीक है। देखो यहाँ पे अबव बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर नॉन रेजिडेंट, नो एनआर वाले केस में अवेलेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, देखो यहाँ पर बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट मैंने यूज की हुई है। अब यूज करने के बाद फिर आपका 20% टैक्स है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। अब देखो यहाँ पे क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। अब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है भाई, स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम का। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे स्पेशल इनकम फॉर टैक्स कंप्यूटेशन, स्पेशल इनकम फॉर सरचार्ज, और फिर स्पेशल इनकम फॉर अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट और स्पेशल इनकम फॉर रिबेट। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, टैक्स कंप्यूटेशन एलटी सीरीज 112 स्पेशल इनकम है, 112A है, 111A है, कैजुअल इनकम है, डिविडेंड की इनकम नहीं है, डिविडेंड की इनकम नॉर्मल इनकम है। सरचार्ज के लिए ये है, ये है, ये है, कैजुअल इनकम नहीं है, क्योंकि कैजुअल इनकम पर 25% वाला भी लग सकता है, हाईएस्ट 15% जो है इन 4 इनकम पर है बस। उसके बाद फिर यहां पे अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अनएग्जॉस्टेड लिमिट। अनएग्जॉस्टेड लिमिट इन सब में यूज कर सकते हो, कैजुअल इनकम में नहीं कर सकते और डिविडेंड में भी नहीं कर पाओगे। डिविडेंड में क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिविडेंड की इनकम खुद ही नॉर्मल इनकम है। अब अगर वो खुद ही नॉर्मल इनकम है तो उसमें तो ऑलरेडी यूज हो ही रही होगी, तो गवर्नमेंट ने कहा तुम स्पेशल इनकम नहीं, तुम यहां से जा सकते हो। फिर रिबेट के लिए सिर्फ एक इनकम स्पेशल इनकम है, लॉन्ग टर्म गेन 112A वाला। रीजन क्योंकि उसके टैक्स में से रिबेट नहीं मिलती, बाकी हर टैक्स में से रिबेट मिलती है, बस ये पर ध्यान दो। कार्बन क्रेडिट क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे पीजीपी के अंदर, ये भी हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया आज। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का लॉक कर दें, चलो बहुत बढ़िया जी। अब एक बार फटाफट से आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ ऑप्शनल स्कीम वाले केस में क्या क्या निकल के आ रहा है। अब एक बात मेरे को बताना, हाँ जी सारे के सारे बच्चे बताओ, अब जो ये बातें हमने की हैं, क्या ये सारी की सारी बातें हमने डिफॉल्ट स्कीम की हैं, ऑप्शनल की हैं जी? क्या ये सारी की सारी बातें हमने किसकी की हैं, डिफॉल्ट वाले की हैं, ऑप्शनल वाले की हैं? डिफॉल्ट वाले की। अब बातें हम किसकी कर रहे हैं, ऑप्शनल स्कीम वालों की कर रहे हैं। अब आ जाओ एक बार फटाफट से, ऑप्शनल वालों की मोस्ट बेनिफिशियल कैसे पता लगता है? रामायण खत्म हो गई, बच्चे कह रहे हैं सीता कौन थी? मोस्ट बेनिफिशियल मेरे बच्चे कैसे पता लगता है? जब कम से कम टैक्स आएगा तो वो अच्छा होगा ना, जहां कम से कम टैक्स आएगा वो स्कीम अच्छी है, बस ये देखना आपको।
अभी तक हमने सारी बातें किसकी की है, डिफॉल्ट। अब किसकी कर रहे हैं, ऑप्शनल स्कीम की। अब अगर ऑप्शनल स्कीम में आ जाओ जी, अब देखो ऑप्शनल स्कीम वाले केस में क्या क्या है जी। ऑप्शनल स्कीम वाले केस में इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीआई, एजेपी। अब देखो दो केस होंगे यहाँ पर, या तो मैं क्या बनूंगा, इंडिया का रेजिडेंट बनूंगा, या क्या बनूंगा, इंडिया में नॉन रेजिडेंट बनूंगा। अब रेजिडेंट में 3 कैटेगरी है। एज या तो लेस देन 60 होगी जी, एज लेस देन 60 होगी, 60 और मोर होगी, लेस देन 80 होगी, 80 और मोर होगी। अब बात करो लेस देन 60 वाले केस में क्या होता है, अगर इनकम 2.5 लाख तक है तो टैक्स हो गया नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक रेट हो गया 5%। अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख तक है तो रेट लगेगा 20%, और अगर इनकम 10 लाख से ऊपर होगी तो रेट लगेगा 30%। ठीक है, उसके बाद अगला फिर 60 साल वाले केस में क्या हो रहा है, 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 3 से 5 10%, सॉरी 5%, 5 से 10 20%, और अगर इनकम 10 से ऊपर होगी तो 30%। फिर 5 तक नील है, फिर 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक डायरेक्टली 20% होगा, अगर इनकम 10 लाख से ऊपर होगी उस केस में 30% होगा। ये आपके रेट निकल के आ रहे हैं। और अगर आप एनआर हो तो एनआर के हर केस में गवर्नमेंट कह रही है, एनआर के हर केस में तुम्हारी लिमिट जो लगेगी वो 2.5 लाख वाली लगेगी, बस ये पर ध्यान दो। तो एनआर के हर केस में, एनआर के हर केस में 2.5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये एज हमें कब चेक करनी है, प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर तुम 60 साल के हो जाओगे, या प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर तुम 80 साल के हो जाओगे, तो लिमिट तुम्हें 3 लाख और 5 लाख की मिल जाएगी, बस ये पर ध्यान देना। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगर डेट ऑफ बर्थ हमारा 1 अप्रैल 1944 को है तो हम क्या मान लेंगे, 31 मार्च को ही हम 80 ईयर का मान लेंगे। ऐसे अगर 1 अप्रैल 1964 है तो 31 मार्च को ही हम 60 साल का मान लेंगे। मतलब 31 मार्च को हमारी एज क्या थी उसके बेस पे कैलकुलेशन करनी है। मतलब अगर 1 अप्रैल है हम मानेंगे 31 मार्च, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी है कि 3 लाख की लिमिट मिलेगी या 5 लाख की लिमिट मिलेगी। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब फिर वही 4% सेस तो में यहाँ पर ऐड करनी है जी, 4% सेस यहाँ पर भी ऐड करेंगे। अब ये उसके बेस पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, सरचार्ज हो गया, एमआर हो गया, रिबेट हो गया। फटाफट से बोल दो यहाँ पे सरचार्ज का रेट क्या है, जल्दी बोलो यहाँ पे सरचार्ज का रेट क्या है। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो यहां पर सरचार्ज का रेट क्या है। यहाँ पे सरचार्ज का रेट क्या निकल के आ रहा है जी, यहाँ पे सरचार्ज का रेट मेरे बच्चे निकल के आ रहा है कौन कौन सा, 10%, 15%, 25% और 37%। अगर इनकम 50 लाख तक है तो नील, अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है, अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है, और अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है तो रेट हो गया आपका 10%, 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक है तो हो गया आपका 15%, 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है तो हो गया 25%, और अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगा उसके इसमें 37% वाला सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये 4 सरचार्ज है। और यहां पर भी वो ध्यान रखना, यहां पर भी वो नॉर्मल और स्पेशल की मिक्सिंग हो सकती है। और यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नॉर्मल इनकम स्पेशल इनकम मिक्स है तो बताओ क्या करोगे। अगर नॉर्मल इनकम स्पेशल इनकम मिक्स है तो बताओ क्या करोगे। अगर नॉर्मल इनकम स्पेशल इनकम मिक्स है, कंबाइन इनकम अगर 50 लाख तक है तो नील, अगर कंबाइन इनकम 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है तो 10%, अगर कंबाइन इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक है तो 15%, अगर कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है तो, हाँ जी, अगर कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है तो अगर कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो स्पेशल पे तो लगेगा हाईएस्ट 15। अब अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक है उस पर भी लगेगा 15। अगर अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है तो 25, और अगर अदर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी तो 37% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पर ये स्पेशल पॉइंट निकल के आ रहा है, ये बात ध्यान देना कि हमें डिफॉल्ट स्कीम में हाईएस्ट 25% था, यहां पर 37% वाला सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो सकता है। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद देखो एमआर, वही एमआर तो यहाँ पे होगा, रिबेट 87 है। अब रिबेट यहाँ पे 3 कंडीशन, इंडिविजुअल वही सेम, रेजिडेंट, पर यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, इनकम अगर 5 लाख तक है, वहां पे यहाँ पे 7 लाख की बात नहीं है, 5 लाख तक अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो जो टैक्स बनेगा वो और 12,500 विच एवर इज लेस, रिबेट मिलेगी हाईएस्ट 12,500 की। अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है इसमें कोई रिबेट नहीं है, अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है कोई रिबेट नहीं है। 5 लाख से ऊपर जाते ही आपको नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई भी रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगी। और रिबेट आपको हर इनकम में से मिलेगी, 112A के टैक्स में से रिबेट नहीं मिलेगी, और सेस ऐड होने से पहले रिबेट माइनस होगी। बस ये पर ध्यान देना। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो लिखा है ना मैंने, अगर इनकम 5 लाख से ऊपर हो, नो 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 नो, कोई रिबेट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी, निकलो यहां से। अब आ जाओ फटाफट से, एचजीएफ, एओपी, बीआई और एजेपी वाले केस में क्या होती है, ऑप्शनल स्कीम। तो भैया वही 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, अगर 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक है तो 20%, अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30%।
ठीक है जी। और यहाँ पे सरचार्ज और एमआर कॉन्सेप्ट सेम एज इन केस ऑफ इंडिविजुअल, सेम सरचार्ज है, सेम एमआर वाला कॉन्सेप्ट इन केस के अंदर भी एप्लीकेबल हो जाएगा जी। ठीक है। उसके बाद देखो जी, फिर पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी वाले केस में क्या होते हैं, टैक्स रेट लगेगा 30% डायरेक्टली, मतलब कोई भी एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी, डायरेक्टली 30%। अगर इनकम 1 करोड़ तक है सरचार्ज लगेगा नील, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में 12% सरचार्ज लगेगा, और यहां पर भी एमआर मिलेगा। अगेन ये पार्टनरशिप फर्म कंपनी वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर नहीं बनते, मेनली हमारे दिमाग में कैलकुलेशन इंडिविजुअल वाली होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद देखो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में दो केस हमने किए थे, नॉर्मल केस हो गया, स्पेशल केस हो गया। अब स्पेशल केस में तो 115 बीएडी है और एक नया सेक्शन आया 115 बीएई। अब ये 115 बीएई किन 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 के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है। 115 बीएई उसके लिए। देखो यहाँ पर 115 बीएडी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ले सकती है, 22% टैक्स, 10% सरचार्ज हर केस में, 4% सेस, इफेक्टिव बनेगा 25.16। और अगर कोई सोसाइटी है 115 बीएई वाला ऑप्शन ले रही है तो यहां पर बनेगा 17.16%, 15% रेट है, 10% सरचार्ज, 4% सेस, टोटल 17.16% लगेगा अगर आपने 115 बीएई वाला ऑप्शन लिया है। और अगर तुम नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो फिर देखो अगर टोटल इनकम 10,000 तक है 10% है, अगर टोटल इनकम 10,000 से ऊपर है 20,000 तक है तो 20% है, अगर टोटल इनकम 20,000 से ऊपर है तो रेट लगेगा 30%। और सरचार्ज यहां पर क्या लगेगा, अगर इनकम 1 करोड़ तक है तो नील, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक है तो 7%, अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर होगा तो 12% सरचार्ज। और जहां सरचार्ज है अगर हार्डशिप है उस केस में एमआर मिलेगा ही मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। सर एमसीक्यूज में तो भाई बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखो क्वेश्चन जो हमारे मॉड्यूल में दे दिया वो कुछ भी बन सकता है, करना हमें सारा है, हमें ये चेक नहीं करना कि पेपर में बनेगा नहीं बनेगा। नॉर्मली चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, बट अगेन बोलूंगा रिवीजन हमें सारी करनी है, बात खत्म होती है। ठीक है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला देखो 115 बीए, वही मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, रेजिडेंट हो और उसने अपना नया सोसाइटी सेटअप की हो 1 अप्रैल 23 से कब तक 31 मार्च 24 तक अगर उसने काम किया है तो 115 बीएई वाला ऑप्शन ले सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो कंपनी वाले केस में क्या होता है। अब कंपनी वाले केस में दो कंपनी होंगी, या तो डोमेस्टिक या फॉरेन। हाँ कौन कौन सी, डोमेस्टिक या फॉरेन। फॉरेन कंपनी ऑलवेज 40% है एक्सेप्ट रॉयल्टी की इनकम, रॉयल्टी पर कितना लगेगा 50%। फिर डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में नॉर्मल हो गया, स्पेशल हो गया। स्पेशल में क्या हो गया 115 बा 115 बा 115 बा, उस केस में क्या था 22 10 4 25.168। और 115 बाप में क्या था, वही मैन्युफैक्चरिंग वाला जो 115 बीएई तुमने पढ़ा, सेम 115 बाप है। इसमें देखो 15%, 10%, 4%, 17.16%। और अगर मान लो मेरी कोई नॉर्मल स्कीम ले रहा हूं, अगर मेरी टर्नओवर, हेलो भाई साहब एक बार बताना मेरे को, टर्नओवर किस साल की चेक करनी है। ओए ओए इधर 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 इधर, मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ, टर्नओवर किस साल की चेक करनी है, ये बताओ। टर्नओवर टर्नओवर किस साल की चेक करनी है, टर्नओवर। अब्बा डब्बा डब्बा, अब्बा जब्बा जब्बा, अब्बा अब्बा, अब्बा डब्बा डब्बा तो बाद में कराऊंगा, मैं टर्नओवर बताओ। प्रीवियस ईयर कौन सा, प्रीवियस ईयर 21-22। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। 21-22 की चेक करनी है, बहुत बढ़िया। देखो री अब अगर 21-22 में टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो 25%, अगर 400 करोड़ से ऊपर है तो 30% रेट लगेगा जी। अब सरचार्ज यहां पर क्या लगेगा, 1 करोड़ तक नील है, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक 7%, और 10 करोड़ से ऊपर क्या लगेगा 12%। फॉरेन कंपनी वाले केस में यहाँ पे नील, यहाँ पे 2% और यहाँ पर 5% है, और एमआर मिलेगा ही मिलेगा, अगर हार्डशिप होगी तो एमआर मिलेगा। ये सारी बातें कंपनी वाले केस में निकल के आती हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, चैप्टर नंबर टैक्स रेट वाला स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, रेजिडेंशियल स्टेटस स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे, बेसिक कॉन्सेप्ट स्वाहा। स्वाहा हो गया है। बोलो मेरे बच्चों क्या हाल चाल है। अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का, अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का। सारे टॉपिक रिवाइज हो गए, दिमाग में सब कुछ बैठ रहा। ओ माय गॉड ओ माय गॉड। हाँ 5 मिनट में कह रही हाउस प्रॉपर्टी करा, 2 मिनट में ना करवा दूं।
नहीं 2 मिनट में ना करवा दूं, 5 मिनट में हाउस प्रॉपर्टी करवा दो नालायक। हाँ जी, ओए ओए हेलो, नालायक। सर क्या आप ये क्लास यूट्यूब पे डालेंगे? बिल्कुल डाल दूंगा जी। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ये तुम्हारे पास ही रहेगी। जब मर्जी तुम्हारा मन करे इन 3 चैप्टर की रिवीजन तुम मल्टीपल टाइम कर देना चाहिए। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ फटाफट से आओ जी, एक बार फटाफट से आओ। अब आ जाओ हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आ जाओ जी। इफेक्टिव रेट कैसे आया, उसमें सरचार्ज जोड़ दोगे, सेस जोड़ दोगे तो इफेक्टिव रेट आ जाएगा जी। 22% का 10% कितना आएगा? 2.2%। तो 22 में 2.2 जोड़ दो, दोनों को जोड़ के 10% सेस जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है सर, एक बार जोर से बोलो जय गाबा बाबा की, जय गाबा बाबा की। चलो आओ जी फटाफट से आओ जी। हेलो भाई साहब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। विवेक बहन आपका साबुन, चलो इधर देखो ध्यान से, आओ फटाफट से आओ जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगला आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी। देखो हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल ही गिरा हुआ चैप्टर है, इसमें कुछ खास है ही नहीं, और ये हो सकता है तो आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा ये। अब देखो टारगेट हमारा है, अभी हुए हैं कितना हुआ, 3:50 हुए हैं, तो कोशिश करते हैं 4:15 तक इसको रिवाइज करने की। ठीक है, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। अब एक बार हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो जी, हाउस प्रॉपर्टी नाम से पता लग रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली हर इनकम जो होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब गवर्नमेंट ने बात कर, देखो हाउस प्रॉपर्टी से ना इनकम 2 तरह की आती है। अब 2 तरह की कौन कौन सी इनकम आती है? एक तो रेंटल इनकम आ रही है, एक आपकी सेल वाली इनकम आ रही है। अब 2 केस होंगे, या तो सेल करने वाला तुम्हारा बिजनेस होगा या बिजनेस नहीं होगा। अगर तुम्हारा बिजनेस होगा तो इनकम टैक्सेबल है पीजीपी के अंदर, अगर तुम्हारा बिजनेस सेल करने का नहीं है तो इनकम टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन के अंदर। फिर बात करो रेंटल इनकम की, अगर तुम्हारा बिजनेस घर किराए पर देने का है तो इनकम टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर, अगर तुम्हारा बिजनेस किराए पर देने का नहीं है तो इनकम तब जाके टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हमारा सिर्फ इसी एरिया में एप्लीकेबल होता है, और किसी भी एरिया में हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होता, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट यहाँ पे देखो, सेक्शन नंबर 22। अब 22 कहता है 23 में से 24 माइनस कर दोगे, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आएगी। सेक्शन नंबर 22 के मतलब कहता है चार्जिंग सेक्शन, तो इसका मतलब एनुअल वैल्यू। 24 डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। 25(1) नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इफ नो टीडीएस डिडक्टेड एंड पेड। 25A रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट। 26 में क्या आता है? को-ओनरशिप या जॉइंट ओनरशिप। 27 में क्या आएगा? डीम्ड ओनरशिप। ये सारे के सारे सेक्शन जो है ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर निकल के आते हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार फटाफट से आओ जी, अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 22 बताओ। अब सेक्शन नंबर 22 तो में क्या कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमें रेंटल वैल्यू टैक्सेबल करनी होती है, एनुअल वैल्यू करनी होती है। अच्छा, एनुअल वैल्यू किसकी टैक्सेबल करोगे जी? बताना मुझे। अगर तुम्हें एनुअल वैल्यू टैक्सेबल करनी है तो एनुअल वैल्यू किसकी करोगे? प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में क्या आएगा? या तो बिल्डिंग या लैंड अपरटेनिएंट देयर टू, मतलब या तो बिल्डिंग या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच है। गवर्नमेंट ने बोला इसकी एनुअल वैल्यू हम टैक्सेबल कर देंगे, किसके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे? ओनर के हाथ में कर देंगे। अच्छा, क्या वेकेंट लैंड हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगा? नहीं कवर होगा। को बिल्डिंग कौन सी कवर होगी? रेजिडेंशियल, कमर्शियल, कोई भी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया से बाहर हो। सेक्शन 22 ने क्लियरली बोल दिया कि अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉपर्टी है, तुम उसके ओनर हो, वहां से आने वाली एनुअल वैल्यू जो होगी ना वो हम टैक्सेबल कर देंगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। बट 3 केस हमने बाहर निकाले थे जी, याद करो 3 केस हमने बाहर कौन से निकाले थे? पहला मैंने कहा था कि अगर बिल्डिंग का कोई भी पोर्शन तुम अपने बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए यूज करोगे तो वो पोर्शन जो होगा वो तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा लेट आउट करना सप्लीमेंट्री बिजनेस है टू द मेन बिजनेस, मतलब लेट आउट करने से तुम्हारा मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करता है, तो वो भी इनकम जो होगी तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल नहीं होगी। तीसरा कॉम्पोजिट रेंट, अगर रेंट कॉम्पोजिट है मतलब इकट्ठा रेंट है और अगर वो इनसेपरेबल है, सेपरेबल नहीं है, तो सराग किराया या तो अदर सोर्स में या पीजीपी के अंदर आएगा, और अगर वो सेपरेबल होगा तो बिल्डिंग वाला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, और अदर आइटम वाला जो होगा या तो बिजनेस के अंदर जाएगा या वो अदर सोर्स के अंदर जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार यहां पे चेक करो, देखो यहाँ पे एनुअल वैल्यू हमें टैक्सेबल करनी है कि हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल करनी है। किसकी टैक्सेबल करनी है? प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में क्या कवर होगा? बिल्डिंग या लैंड अपरटेनिएंट देयर टू। हर तरह की बिल्डिंग यहाँ पे कवर होगी, रेजिडेंशियल और कमर्शियल और फार्म हाउस और गेस्ट हाउस हो, और बिल्डिंग वेदर सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया।
अब लैंड अपरेटेंट डेट को मतलब लैंड अटैच विद बिल्डिंग, वेकेंट लैंड यहाँ पे कवर नहीं होगी, टैक्सेबल होगी अदर सोर्स के अंदर या पीजीपी के अंदर। और फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो है वो ओनर के हाथ में टैक्सेबल करनी है। ओनर इंक्लूड डीम्ड ओनर ऑल्सो, जो सेक्शन नंबर 27 में डिफाइन है। और जो ओनरशिप होगी वो चेक करेंगे प्रीवियस ईयर, मतलब जिस ईयर की इनकम निकाल रहे हो उस साल में ओनर होना जरूरी है। अगले साल में ओनर हो या ना हो मैटर नहीं करता, जिस साल की इनकम निकाल रहे हैं उस साल में ओनर होना जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब उसके अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो एनुअल वैल्यू चैप्टर की हर केस में टैक्सेबल करनी है, 4 केस छोड़कर। अब 4 केस कौन कौन से? पहला, अगर बिल्डिंग का वही पोर्शन तुम बिजनेस के लिए यूज करोगे तो वही हानि आएगा। दूसरा, अगर लेट आउट करना सप्लीमेंट्री टू द मेन बिजनेस है वो भी यहां पर नहीं आएगा। अगर कॉम्पोजिट रेंट है इनसेपरेबल सेपरेबल, अगर वो इनसेपरेबल है तो सारा का सारा किराया या तो बिजनेस में या अदर सोर्स में, और अगर वो सेपरेबल है तो बिल्डिंग वाला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में और फर्निशिंग आइटम वाला जाएगा या तो अदर सोर्स के अंदर या पीजीपी के अंदर। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिजनेस है तो पीजीपी, अगर बिजनेस नहीं है तो टैक्सेबिलिटी जो होगी फिर वो अदर सोर्स हेड के अंदर होगी, बस ये पर ध्यान दो। सर इन इंडिया क्यों? एक तो पहले अपना रियल नाम बताओ मेरे को, क्या है? स्टूडेंट साइट नालायक। इन इंडिया क्यों नहीं होगा? जब तुम्हारी इंडिया में घर है तो क्या उस पर तुम्हें टैक्स पे नहीं करना? एक तो जिसके भी ऐसे उल्टे सीधे नाम होंगे ना, जो इन्होंने अपने नाम रख रखे होंगे, पहले उनसे उनके ओरिजिनल नाम पूछ जाएंगे कि ऐसा ओरिजिनल नाम में क्या इशू है कि जो अपना नाम वो भूल चुके हैं। फिर पता क्या होगा, फिर थोड़े थोड़े बड़े हो जाओगे तुम्हें बुलाएंगे, ओए स्टूडेंट साइट इधर आ, ओए स्टूडेंट साइट इधर आ। तुम कहोगे मेरा नाम स्टूडेंट साइट नहीं है, मैं तो वैसे रखा हुआ था। अगले पॉइंट पर आओ जी हम। पता तो लगे ना ऐसे कौन सी काली करतूतें की हुई हैं जो हम नाम ही नहीं रख पा रहे अपना। हमें इतना डर है भाई साहब, अगर रियल नेम दिखा दिया कहीं हमें कोई पकड़ ही ना ले। हाँ तो राहुल नाम रखो, फिर स्टूडेंट साइट हटाओ। चलो आओ जी, फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है जी। अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला देखो जी, अगर आपका बिजनेस ही किसका है? लेटिंग आउट का, तो इनकम टैक्सेबल कहां पर होगी? पीजीपी के अंदर। अब फिर यहां पर डायग्राम हमने किया था, इस डायग्राम के बेस पे कौन कौन सी इनकम पीजीपी के अंदर टैक्सेबल है, कौन कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में है, ये सारी की सारी बातें इस डायग्राम के माध्यम से हमने की थी, बस ये पर ध्यान दो। डन। अरे चैनल होगा ना तो चैनल भी तो अपने नाम से रख सकते हो। चैनल में जब तुम जीमेल आईडी बनाते हो तो अपने नाम से, और चैनल मेरे को तो लग नहीं रहा चैनल है। आउटसाइड इंडिया इंक्लूड क्यों करते हैं? क्योंकि आप उसके ओनर हो, आप जिस प्रॉपर्टी के ओनर हो, अगर तुम्हें उस पर किराया आ रहा है, चाहे वो इंडिया में है या वो इंडिया से बाहर है, वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। चलो अब फटाफट से आओ जी, फटाफट से आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? एग्जांपल नंबर 2 हमने देखा हुआ है। अब यहाँ पे आओ, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालनी है। अब बताना हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालनी होती है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे? जीएवी, ग्रोस एनुअल वैल्यू, माइनस पे क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा म्युनिसिपल टैक्स पेड या पेबल? पेड वाले माइनस करेंगे। कौन से वाले? जो ओनर ने पे किए होंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के ड्यूरिंग में जितने भी म्युनिसिपल टैक्स पे कर दे, चाहे वो इस साल के हैं, पिछले साल के, अगले साल के, अगर ओनर ने पे किए हैं ना तो वो सारे के सारे म्युनिसिपल टैक्स माइनस हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी एनएवी निकल कर आएगी। एनएवी के अंदर से माइनस क्या करोगे? डिडक्शन। कौन कौन सी? 24A और 24B। 24A किसका है? एनएवी का 30%। फिर 24B किसका है? जो भी तुम्हारा हाउसिंग लोन है उसका इंटरेस्ट पे कर दोगे, तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आ जाएगी। फिर जो भी तुम्हें रिकवरी होगी अनरियलाइज रेंट की या एरियर्स की, अगर रिकवरी हो रही है उसको इसमें जोड़ दोगे, देन टोटल इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी की निकल कर आएगी, बस ये पर ध्यान देना। डन। चलो अब अगले पॉइंट आओ जी। अब ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए? 4। कौन कौन सी? एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर। दोबारा बोलो, एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर। पहले कैसे कंपेयर करोगे? एफआरवी और एमवी, विच एवर इज हायर। फिर क्या आएगा? एफआर1। किससे कंपेयर करोगे? एसआर, विच एवर इज लेस। क्या आएगा? ईआर। किससे कंपेयर करोगे? एआर। किससे कंपेयर करोगे? एआर। अगर एआर ज्यादा है तो, अगर एआर ज्यादा है तो एआर ही जीएवी होगा। अगर एआर कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अगर रीजन वैकेंसी है तो, अगर रीजन वैकेंसी है तो एआर ही जीएवी होगा। अगर अदर रीजन है तो ईआर ही जीएवी होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो यहां पे
FRV और MV हायर, FR1 आएगा, कंपेयर करोगे SR लेस हो गया, FR ER, FR और AR, सॉरी ER और AR, अगर AR ज्यादा है तो AR ही GV होगा, अगर AR कम है तो रीजन चेक करो, अगर रीजन वैकेंसी है तो AR है, अगर रीजन वैकेंसी नहीं है तो फिर ER ही GV होगा। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे निकल के आ रही है। अभी उसके बेस पे हमने क्वेश्चन किया था कि किस बेस पे कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब अगला पॉइंट आ रहा है डिडक्शन। अब यहाँ पे आ जाओ, हाँ अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, डिडक्शन मैंने म्युनिसिपल टैक्स का आपको बता दिया था कि म्युनिसिपल टैक्स अगर ओनर ने पे की है ना तो सारे माइनस करेंगे, चाहे पिछले साल के हो, अगले साल के हो, किसी भी साल के हो, ऑलवेज माइनस करने हैं, ऑलवेज। उससे क्या होगा, एनएवी नेगेटिव आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनएवी कैन बी नेगेटिव, एनएवी नेगेटिव हो सकती है, बट अगर तुम्हारे म्युनिसिपल टैक्स पेबल है तो नहीं करने। अगर पेड बाय ओनर है तो किसी भी साल के हो, जिस साल की इनकम निकालोगे उस साल में अगर आपने पे कर दिए हैं तो सभी सालों के माइनस हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ आ रही है जी? अब यहाँ पे अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो दो कंडीशन है, पेड बाय ओनर है और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, जिस ईयर में इनकम कंप्यूट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जी अगला पॉइंट, ये म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर माइनस करेंगे और बोर्न बाय ओनर माइनस करेंगे, बाकी कुछ भी यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान देना। यहाँ तक क्लियर है? अब अगले पॉइंट पर आओ, अब आ जाओ डिडक्शन। अब देखो डिडक्शन में दो पॉइंट है, एक तो डिडक्शन 24A और एक 24B है। अब अगर मैं बात करूंगा 24A, तो 24A किसका है? और अच्छा पहले बात 24A कब मिलेगा, अगर आपकी एनएवी जीरो है या नेगेटिव है तो 24A तो मिलेगा नहीं। अगर एनएवी पॉजिटिव है तो जितनी भी एनएवी है उसका 30% की डिडक्शन माइनस कर देंगे और देन फिर बैलेंस इनकम निकालेंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब देखो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, ग्रोस एनुअल वैल्यू, तो हर केस में कंप्यूट करोगे, तीन केस छोड़कर। मेरे को जल्दी बताना, हाँ बोर्न को हम पेड एज्यूम करेंगे जी, बोर्न को हम पेड एज्यूम करेंगे। एक बार मेरे को बताना, ये बताओ मेरे को कि किन किन केस में एनुअल वैल्यू नील मानते हैं। एक तो होली सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, होली वेकेंट हो गया और डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, इन तीनों की ग्रोस एनुअल वैल्यू हम नील मानेंगे, बस ये पर ध्यान देना। और अगर एनुअल वैल्यू नील मानेंगे तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी कि म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो गवर्नमेंट का वेकेंट वाले केस में मिल जाएगी, बट अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है या डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन आपको अलाउड नहीं की जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे जी ऑप्शन मिलेगा दो घर के लिए, हाँ जी ऑप्शन मिलेगा दो घर के लिए। ऑप्शन नंबर एक, जीएवी नील इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज अवेलेबल ओनली फॉर 2 हाउस। अगर दो से ऊपर घर होंगे तो बाकी डीम लेट आउट मान लेंगे, ऑप्शन जो अवेलेबल होगा वो दो घर के लिए होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो नोट्स वाला बच्चा नोट्स वाला बच्चा कौन है, हम उसे इंस्टाग्राम से नोट्स ले लेंगे, वो देगा ही नहीं, वो देगा ही नहीं नोट्स। मैंने मना कर रखा है, मैंने कहा नहीं देने, किसी को नोट्स नहीं देने, अपने अपने नोट्स बनाओ ना लायक। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो मिस्टर विधि के पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो एक की जीएवी नील बनेगी, दो है तो दो की जीएवी नील बनेगी। अगर तीन घर है तो दो को मान लो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड जीएवी नील, एक को डीम्ड लेट आउट मान के तुम्हें इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी। और अगर मान लो चार सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो दो की जीएवी नील बनेगी, दो की लेट आउट होगी, उस केस में आपको जीएवी निकालनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है भाई, ये बहुत ध्यान देना कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट केस निकल कर एग्जाम के लिए। अब अगर मान लो होली सेल्फ ऑक्यूपाइड है या डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड है या होली वीकेंड है या अदर केस है। अब अगर होली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जीएवी लेंगे नील, इसमें तो जीएवी नील लेंगे, इसमें निकालेंगे। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में अलाउड नहीं होती, वेकेंट वाले केस में अलाउड हो जाती है, यहां पे अलाउड हो जाती है। यहां पे एनएवी नील बनेगी क्योंकि जब अलाउड नील बनेगी, या नील या नेगेटिव, या नील नेगेटिव या पॉजिटिव। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पे मिलेगी नील, यहां पे नील, यहां पे अलाउड होगी अगर एनएवी पॉजिटिव है। अगर एनएवी नेगेटिव है या एनएवी नील है उस केस में 24A अलाउड नहीं होगा, फिर 24B इंटरेस्ट वाला यहां से माइनस कर देंगे और फिर आपकी इनकम यहां पे निकल के आएगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी। अब देखो अगले पॉइंट पे क्या निकल के आ रहा है। अब देखो व्हाट इफ सम पोर्शन इज लेट आउट एंड सम पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। किसी को याद है ये वाला पॉइंट याद है? किसी को ये वाला पॉइंट याद है? अगर कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, कुछ पोर्शन लेट आउट हो, तुम क्या करते हो? जल्दी बताओ जी, किसी को ये वाला पॉइंट याद है? कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड और कुछ पोर्शन, हाँ जी,
बताओ जल्दी बताओ, याद है कुछ आपको? इसके अंदर क्या करते हो आप? अब अगर मान लो कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ पोर्शन लेट आउट है, तो उस केस में क्या करोगे? म्युनिसिपल टैक्स या आप जीएवी उतने ही पोर्शन की निकालोगे जितना पोर्शन लेट आउट है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में म्युनिसिपल टैक्स अलाउड नहीं होता। अब देखो यहां पर 50-50% है, तो एफआर भी पूरे घर की दी होती है, एमवी पूरे घर की दी है, एसआर पूरे घर का दिया, एआर जो दिया वो सिर्फ इतने पोर्शन का दिया हुआ है। तो यहाँ 50-50-50% निकाल के इस तरह से आप जीएवी निकालोगे, फिर म्युनिसिपल टैक्स सिर्फ उतने पोर्शन के ही माइनस करोगे जो आपका लेट आउट वाला है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले के माइनस नहीं करोगे, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, तो प्रपोर्शन बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे, ये आपके सामने है। उसके बाद फिर एक हमारा सेक्शन आता है 23(5) हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। याद है हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड? आपको मैंने एग्जांपल दिया था बिल्डर वाला, कि अगर मान लो कोई बिल्डर है, अब बिल्डर वाले केस में क्या होता है? अब दो केस होंगे, अगर तुम्हारा बिजनेस है लेटिंग आउट का, फिर तो इनकम बीजीपी की है। अगर तुम्हारा बिजनेस लेटिंग आउट का नहीं है, अगर तुम्हारा बिजनेस जो है वो लेट आउट करने का नहीं है, तुम्हारा काम है घर को सेल करने का, तो गवर्नमेंट ने कहा था पहले 2 साल तक अगर वेकेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जीएवी नील मान लेंगे। बट 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, सुना ध्यान से, 2 साल के बाद या तो घर किराए पर लगा दो, नहीं लगाओगे तो डीम्ड लेट आउट मान के तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। हाफ नहीं करते नालायक, वो जितने जितने पोर्शन है, अगर मान लो 3 फ्लोर है तो 1/3 1/3 1/3 कर देंगे। अगर मान लो 3/4 1/4 है, तो जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा उतने पोर्शन को डिवाइड करके उस बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे आ जाओ जी, सेक्शन 24 की डिडक्शन। अब बिल्कुल थोड़ा सा बस चैप्टर रह गया आज, उसके बाद ऑलमोस्ट हाउस प्रॉपर्टी हमारा खत्म है। अब देखो 24 है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी, फ्लैट कितनी मिलेगी? 30% ऑफ एनएवी। जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे होंगे वो खर्चे सारे के सारे इग्नोर करने हैं, क्योंकि 24A अलाउड ही किस लिए हो रहा है कि जो भी तुम्हारे खर्चे हैं उन खर्चों की हम तुम्हें डिडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि हमने डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी का दी किस लिए है कि जो तुम्हारे खर्चे हैं उसको इग्नोर करके एनएवी का 30% माइनस कर दो, हम ये मान लेंगे कि तुम्हारे सारे के सारे खर्चे अलाउड हो चुके हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट यहां पे आ रहा है 24B। भाई साहब ये है सबसे इंपॉर्टेंट। अब सुनो ध्यान से, यहां पे क्या निकल के आ रहा है। अब 24B देखो, 24B में क्या है? 24B गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है, तो हाउसिंग लोन वाले केस में जो भी तुम इंटरेस्ट पे करोगे ना, अब वो इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है कि लोन तुमने लिया किस पर्पस के लिए। दो लोन लेने के 2 पर्पस होंगे, या तो होंगे आपका लोन आपने लिया होगा लेट आउट के लिए, या लोन आपने लिया होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। अगर लोन आपने लिया लेट आउट के लिए, तो जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया वो सारा का सारा माइनस कर देंगे, ये चेक ही नहीं करेंगे लोन लिया कब है, पर्पस क्या है। अगर वो लेट आउट हाउस के लिए, चाहे रिपेयर हो, रिनोवेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, कंस्ट्रक्शन हो, उस केस में कोई भी लिमिट नहीं है। फिर यहां पे अगर आपने लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, 2 केस होंगे, या तो मिलेगी 30,000 या मिलेगी 2 लाख। अब गवर्नमेंट ने बोला सुन मेरी बात, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं फिर 2 लाख रुपए तक की लिमिट होगी, नहीं तो 30,000 रुपए की लिमिट है। 3 कंडीशन, पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है? आपने लोन लिया हो 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद। सेकंड कंडीशन, लोन लिया हो परचेज एंड कंस्ट्रक्शन के लिए। और तीसरी कंडीशन, जिस ईयर में लोन लिया उसके एंड से 5 साल के अंदर घर परचेज कर लिया हो या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया हो। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो 2 लाख की लिमिट है। अगर इसमें से एक कंडीशन भी ब्रेक कर दोगे ना तो लिमिट तुम्हारी 30,000 रुपए की हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। जैसे मान लो रिपेयर है, रिपेयर वाले केस में 30,000 है, उसके बाद रिनोवेशन वाले केस में 30,000 है, रिकंस्ट्रक्शन 30,000 है, परचेज और कंस्ट्रक्शन की जहां पर बात होगी वहां 2 लाख रुपए तक की लिमिट होगी, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो फिर फोकस एरिया, लोन आपने कहीं से भी लिया हो कोई दिक्कत नहीं है, डिडक्शन किस बेस पर मिलेगी? हाँ जी, पेड बेस पर मिलेगी, ड्यू बेस पर मिलेगी, ड्यू बेस पर मिलेगी। अगला, अगर कोई पैनल इंटरेस्ट है, मतलब आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, इंटरेस्ट पे एक इंटरेस्ट लग गया, अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग गया, क्या वो अलाउड होगा? बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा जी। उसके बाद आपने पुराने लोन की रीपेमेंट करने के लिए कोई आपने नया लोन लिया, उस नए लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिडक्शन मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, अगर आपने पुराना लोन जो लिया था वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया था। उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट इंडिया से बाहर पे कर रहे हो तो टीडीएस काट के जमा करवाना पड़ेगा, नहीं कराओगे तो इंटरेस्ट का डिडक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। अब ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले का कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें यहां पर देखना है। ये डायग्राम बहुत बढ़िया बच्चे ने बनाया, देखो यहां पर कितना बढ़िया डायग्राम बना हुआ है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो यहां पर आपने लोन लिया, या आपने लोन लिया, यहां पर घर बन के तैयार हो गया, यहां पर घर बन गया, यहां पे घर नहीं है, यहां पे घर नहीं, यहां पे घर नहीं, यहां पे घर नहीं, बट आपने इंटरेस्ट, आपने हर जगह पर इंटरेस्ट आपने पे किया होगा। अब अगर इंटरेस्ट आपने हर जगह पे किया होगा, यहां घर बना, तो जहां पर घर बन के तैयार हुआ डिडक्शन तुम्हें मिलेगी इस साल से।
डिडक्शन मिलेगी इस साल से। तो एक तो ये वाला इंटरेस्ट हो गया, इस साल से पहले वाला जो भी इंटरेस्ट होगा उसको जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर दोगे, मतलब इसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। मतलब जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन तुम्हारी कंप्लीट हुई उससे पहले वाले सालों का हम अलाउड कर देंगे 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर, डिवाइड बाय 5 करोगे, ये पहली इंस्टॉलमेंट आएगी, इसको इसमें जोड़ दोगे। इन दोनों को मिलाकर अगर ये घर सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो लिमिट तुम्हारी 30,000 या 2 लाख की है। अगर ये घर लेट आउट है ना, फिर कोई लिमिट नहीं है, वो सारा का सारा अलाउड है, बस ये पर ध्यान दो। तो ये पॉइंट आपका मेन यहां पे निकल के आ रहा है इस डायग्राम के बेस पे कि जहां पे घर बन के तैयार हुआ डिडक्शन मिलेगी उस साल से, उससे पहले वाले सालों का जो भी इंटरेस्ट है वो भी अलाउड करेंगे, बट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड करेंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डन। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला देखो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे क्या लिखा है? डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, देयर वुड बी नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 24B अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है, अगर डिफॉल्ट स्कीम लिया उस केस में क्या होगा, तो अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेट आउट वाले केस में मिल जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है, बस ये पर ध्यान दो। ऑप्शनल स्कीम वालों को तो हर केस में अलाउड है, डिफॉल्ट वालों को लेट आउट वाले केस में अलाउड हो जाती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में डिडक्शन नहीं मिलती, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल हमने एक नहीं मल्टीपल एग्जाम्पल हम क्लास में कर चुके हैं नालायक, अब बच्चा यार एक एग्जाम्पल करा दो, मल्टीपल, एक भी नहीं मल्टीपल। अब एक बार खोल के देखो कॉपी, इसमें तो सारे प्रोविजन प्रोविजन बच्चे ने मेरे को बना के दिए हैं। आप अगर कॉपी खोलोगे तो एक नहीं मल्टीपल एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे, प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाले के हमने कितने सारे एग्जाम्पल किए हुए हैं। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे देखो जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, चाहे डिफॉल्ट है चाहे नॉर्मल है, तो भैया अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीए भी तो नील है, वो तो मिलती नहीं है किसी में, लेट आउट वाले केस में दोनों में मिल जाती है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड में यहाँ नहीं मिलती, ऑप्शन वाले मिल जाती है, लेट आउट वाले केस में दोनों में आपको डिडक्शन मिल जाती है, बस ये पर ध्यान दो। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब यहाँ पे एक बार चेक करो 25A रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अब अगर मान लो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर मान लो मुझे कोई रेंट पहले रियलाइज नहीं हुआ, अब जो रेंट मुझे पहले रियलाइज नहीं हुआ था उसकी रिकवरी अगर मुझे अब हो रही है, तो क्या वो रिकवरी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी? नहीं होगी, यस होगी, बट 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद जो बैलेंस रिकवरी मुझे मिल रही है वो टैक्सेबल करेंगे, और चाहे उस साल मैं उसका ओनर हूं या नहीं हूं, मैं दोबारा बोलूंगा, चाहे उस साल मैं उसका ओनर हूं या नहीं हूं मैटर नहीं करता, वो रिकवरी मेरे हाथ में हाउस प्रॉपर्टी हेड में माइनस होगी, बस ये पर ध्यान दो। देखो यहाँ पे जी, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट डिडक्शन मिल जाएगी 30% की, और टैक्सेबल कर देंगे चाहे आप इसके ओनर हो या नहीं हो, आपके हाथ में रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट हम टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला जॉइंट ओनरशिप वाले केस में सिंपल सी बात है, जॉइंट ओनरशिप वाले केस में क्या करेंगे, अगर एक प्रॉपर्टी के मोर देन वन ओनर है और वो प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है, तो आप ये मानो ही मत कि मोर देन वन ओनर है, आप एक ओनर मान के नॉर्मल इनकम निकाल दो, और जो तुम्हारी नॉर्मल इनकम निकल के आ रही है जो भी उसकी ओनरशिप रेशो है, उस ओनरशिप रेशो में आप इनकम को डिवाइड कर दो, उनके हाथ में इनकम टैक्सेबल कर दो। और अगर वो मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो अगर मान लो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर तो जीए भी नील लेंगे, हर को ओनर को 30,000 और 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। देखो मैंने लेट आउट वाले केस में तो सारा इंटरेस्ट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में हर को ओनर को, देखो उसने बच्चे लिखा भी है, हर को ओनर को 30,000 या 2 लाख तक की डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था डिडक्शन जो मिलती है वो हाउस वाइज नहीं मिलती, ओनर वाइज मिलती है। याद आ रहा है कुछ आपको? अब आपको याद ही नहीं आ रहा होगा, आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि मान लो एक पर्सन को 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड की डिडक्शन मिलती है, इन दोनों को मिलाकर इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है वो 2 लाख तक की है, क्योंकि उसमें ओनर जो है वो एक है। बट अगर एक घर के मल्टीपल ओनर हैं तो हर को ओनर को अलग अलग डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड उन्होंने अलग अलग लोन लिए हो, वो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो डिडक्शन सबको अलग अलग मिल जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। ये पॉइंट हो गया, अच्छा ये तो आपको वही डिडक्शन वाला पॉइंट मैंने बता दिया आपको। केस नंबर 1 देखो जी, अगर 3 ओनर हैं इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हर ओनर डिडक्शन क्लेम कर लेगा, और अगर मान लो एक ओनर है सेल्फ ऑक्यूपाइड 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड 2, दोनों को मिलाकर आपको डिडक्शन जो मिलेगी वो 2 लाख तक की मिलेगी, ये पॉइंट मैंने बता दिया। और इसी के साथ फाइनली अब जाके ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्वाहा, ओम बेसिक कॉन्सेप्ट स्वाहा।
अब जाके डन हमारा हो गया जी। ठीक है जी। तो 3 चैप्टर हमने पैक कर लिए हैं। एक तो हमने पैक कर लिया बेसिक वाला, एक हमने पैक कर लिया है जी रेजिडेंशियल स्टेटस, और एक हमने पैक कर लिया है सैलरी वाला चैप्टर भी हमने पैक कर लिया है जी। अनुष्का वो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट नहीं है, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अलग होते हैं। वो होते हैं ऐसे प्रॉफिट जो आपने गवर्नमेंट को दिखाए ही नहीं थे और गवर्नमेंट ने बाद में वो प्रॉफिट तुम्हारे पकड़ लिए हैं जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार लगे हाथ ना, लगे हाथ, लगे हाथ ऐसा करते हैं। सैलरी के भी थोड़े बहुत प्रोविजन हमने किया, ज्यादा तो किया नहीं। एक बार लग गया सैलरी की भी फटाफट से 2 मिनट के अंदर रिवीजन करा दो। देखो सैलरी में सेक्शन नंबर 15 चार्जिंग सेक्शन हमने कर लिया, 16 हमने कर लिया, और 10 में बस अलाउंस वाला पोर्शन हमने किया और हमने कुछ नहीं किया जी। अब 15 जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है वो ये बात बोलेगा सैलरी टैक्सेबल कब होती है। सैलरी टैक्सेबल कब होती है, ड्यू बेस और रसीव बेस, विच एवर इज अर्लियर जो होगा सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल होती है। बस ये पर ध्यान दो, अगर ड्यू बेस पे हो चुकी है रसीव बेस पे नहीं होगी, रसीव बेस पे हो चुकी है ड्यू बेस पे नहीं होगी, दोनों में जो भी अर्लियर है सैलरी हमें उस बेस पे टैक्सेबल करनी है। पहली बात तो ये। फिर मैंने कहा था कि अगर आपको सैलरी के एरियर्स मिलते हैं, अगर सैलरी के एरियर्स मिलते हैं तो नॉर्मली वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल होते हैं, बट कई बार एरियर्स ड्यू बेस पे टैक्सेबल नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि पहले वो ड्यू ही नहीं होंगे। याद करो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था पे कमीशन वाला, कि गवर्नमेंट ने पे कमीशन निकाला, मतलब पुरानी सैलरी बढ़ा के पकड़ा दी, अब वो पहले ड्यू ही नहीं हुए थे, तो फिर वो रिसीव बेस पे टैक्सेबल होंगे। ये बात भी हमने सेक्शन नंबर 15 के अंदर हमने कंप्लीट की थी। अगला फिर हमने यहाँ पे चेक करो सेक्शन नंबर 16 जी। अब सेक्शन नंबर 16 में क्या था, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी में एक तो निकल के आता है 16(1)(a), एक निकल के आता है 16(2), एक निकल के आता है 16(3). अब ये डिफॉल्ट स्कीम, ऑप्शन स्कीम, ये डिफॉल्ट और ऑप्शन दोनों के अंदर मिलेगा, बट ये दोनों डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलेंगे, ऑप्शनल स्कीम वालों को मिलेंगे। पहली बात तो ये। अब ये 16(1)(a) है क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जितनी भी एनुअल सैलरी है और 50,000 विच एवर इज लेस, उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी 16(1)(a) की। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर तुमने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो भी तुम्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, ऑप्शनल वालों को मिलेगी, बट ये दोनों जो है सिर्फ ऑप्शनल वालों को मिलेंगे, डिफॉल्ट वालों को नहीं मिलेंगे। बस ये पर ध्यान दो। फिर 16(2) हमारा किसका निकल के आ रहा है जी, एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस वाले केस में दो केस होते हैं, या तो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट वाले केस में फुली टैक्सेबल, गवर्नमेंट वाले केस में क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं। माइनस कितना करना होता है एंटरटेनमेंट वाले केस में, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिडक्ट। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग किस में से, पहला क्या आएगा एक्चुअल, दूसरा क्या आएगा 5,000, तीसरा क्या आएगा, तीसरा बेसिक सैलरी का 20%, इनमें से लेस वाले की मिल जाएगी डिडक्शन और बैलेंस तुम्हारे हाथ में हो जाएगा टैक्सेबल। ये सारी बातें आपकी 16(2) में निकल के आती हैं, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला हमने क्या 16(3), ये कौन सा रही, प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स वाले केस में क्या होता है, जितना एम्प्लॉयर देगा वो सारा का सारा जोड़ देते हैं, और जो एम्प्लॉई जमा करवाएगा, जो एम्प्लॉई पे करेगा, वो सारा का सारा माइनस कर देंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ ये लिखा है प्रोफेशनल टैक्स पेड, तो सेम अमाउंट जोड़ के सेम अमाउंट माइनस कर देंगे। ये सारी बातें हमने प्रोफेशनल टैक्स वाले केस में की थी, बस ये पर ध्यान दो। एनुअल सैलरी का मतलब होता है एनुअल बेसिक सैलरी, ठीक है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। एनुअल सैलरी का मतलब एनुअल बेसिक सैलरी का, मोहम्मद जफर एनुअल सैलरी का मतलब एनुअल बेसिक सैलरी होता है, बट तब अगर कुछ और ना दिया हो, अगर कुछ और दिया हो तो फाइनल सैलरी निकल के आ रही है, डिडक्शन उसमें से माइनस होती है ना, तो वो फाइनल सैलरी और 50,000 विच एवर इज लेस। और अगर कुछ नहीं दिया तो ऑब्वियसली बात है कंपैरिजन किससे करेंगे, बेसिक सैलरी से करेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद फटाफट से आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट आ रहा है सेक्शन नंबर 10। अब सेक्शन नंबर 10 क्या निकल के आ रहा है, सेक्शन नंबर 10 में दो केस थे, रिटायरमेंट बेनिफिट और अलाउंसेस। रिटायरमेंट बेनिफिट अभी हमने कंप्लीट नहीं किए, अलाउंसेस में फुली एग्जम्प्ट हो गया, पार्शली एग्जम्प्ट हो गया, फुली टैक्सेबल हो गया। हम बात करेंगे पार्शली एग्जम्प्ट की। उसमें दो केस थे आपके, एक तो हो गया एचआरए, एक आपके 13 अलाउंस हो गए। 13 अलाउंस में 2 अलाउंस है, 6 अलाउंस अलग है, 7 अलाउंस अलग है। अब याद करो 6 अलाउंस कौन कौन से निकल के आते हैं, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, ठीक है जी, और आपका यूनिफॉर्म अलाउंस। ये 6 अलाउंस गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि इसमें एग्जम्प्ट होगा अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। अगर मैं इन 6 अलाउंस में कवर हो रहा हूं, 7 अलाउंस में कौन सा है, 7 अलाउंस, जल्दी बोलो 7 अलाउंस कौन से हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लिमिट कितनी है 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, और 2 चाइल्ड कौन से, मोर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय। अगला कौन सा है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस।
हॉस्टल में क्या आएगा, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 2 चाइल्ड कौन से, मोर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाले केस में नॉर्मल में फुली टैक्सेबल है, हैंडीकैप वाले केस में 3200 रुपए पर मंथ। फिर आउट स्टेशन अलाउंस 70% ऑफ अमाउंट रिसीव और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। अगला फिर क्या निकल के आ रहा है, अगला आ रहा है फिर आपका अगला बताओ। अगला आ रहा है हमारा ट्राइबल एरिया अलाउंस। हाँ, ट्राइबल एरिया में 200 रुपए पर मंथ। अंडरग्राउंड अलाउंस वाले केस में 800 रुपए पर मंथ। हिल बॉर्डर रिमोट एरिया में आपका 200 रुपए पर मंथ से लेके 7,000 पर मंथ तक हमारा एग्जाम्प्ट होगा। ये हमारे 7 अलाउंस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, और इसमें क्या एग्जाम्प्ट होता है, अमाउंट रिसीव और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल। इसमें पॉइंट निकल के आता है जी। अब आ जाओ एचआरए वाले केस में जी। अब बताओ एचआरए वाले केस में क्या था। एचआरए वाले केस में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एचआरए दिया। अब जितना एचआरए मिला उसमें से कुछ एग्जाम्प्ट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे एचआरए टैक्सेबल। अब कितना एग्जाम्प्ट कर देंगे एचआरए में, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में आएगा ए बी सी। बताओ क्या आएगा ए में, ए में आएगा एक्चुअल एचआरए कितना मिला या तो वो। दूसरा रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी। तीसरा अगर मेट्रो सिटी में तो 50% ऑफ सैलरी, अदर सिटी में तो 40% ऑफ सैलरी। और यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या निकल के आता है, बेसिक प्लस में डीए, उटोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। इसके बेस पे जो सैलरी आएगी उसके बेस पे मैं कैलकुलेशन करनी है, बस ये पर ध्यान दो जी। और आई थिंक ये हमने किया था जी। नहीं दिव्यांश, उन्हें याद नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, बुक में आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं जो मैंने आपको 7 अलाउंस वाली कैटेगरी उसके अंदर मैंने कंबाइन कर रखे हैं, जो मैंने करवाए हैं बस वही आपको याद करना चाहिए। डन जी। तो ये पॉइंट आपका एचआरए वाले केस में निकल के आता है, बस ये पर ध्यान दो। तो फाइनली अब जाके जितना अभी तक हमने किए है वो सारा हमारा रिवाइज हो चुका है। अप्रोक्सीमेट 2 घंटे भी नहीं हुए, 2 घंटे से पहले ही हमारा पूरा का पूरा कंक्लूजन हमारे हाथ में आ गया। अब जब तुम्हारा मन करे यहाँ तक की रिवीजन करने का, वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होगी। जब मन करे स्पीड फास्ट करके, स्पीड स्लो करके, जैसे तुम्हारा मन करे तुम सुन सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसमें एफ आर वी एस आर एम वी नहीं दिया होगा उस वो तो दीक्षा, वो तो सब में दिया होगा, एस आर नहीं दिया होगा। एफ आर वी एम वी एस आर तो सब में दिया होगा ना, एस आर कई बार नहीं दिया होगा। तो अगर एस आर नहीं दिया तो फिर जो एफ आर वन है वही आपका ई आर बन जाएगा जी। सैलरी का मैंने होमवर्क भी दिया था, बिल्कुल सही बात है। सैलरी का मैंने होमवर्क भी दिया था, बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, लगे हाथ पीजीबी भी रिवाइज करा दो नालायक जी। हाँ, तो अनलिस्ट को मैं बाद में पब्लिक कर दूंगा, अनलिस्ट को मैं बाद में पब्लिक कर दूंगा, यूट्यूब पे रहेगी, टेंशन मत लेना। होमवर्क मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे, वो तो होमवर्क तो निकालना पड़ेगा अभी। होमवर्क के आंसर निकाले थोड़ा हुआ नालायक, वो तो भी निकालना पड़ेगा मेरे को। होमवर्क बताओ, होमवर्क कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने। दो तो बुक वाले ही थे ना, दो तो आपके बुक वाले ही निकल के आ रहे हैं, दो तो बुक वाले ही निकल के आ रहे हैं, है ना, दो तो बुक वाले ही हैं। तो वो तो बुक वाले आपसे हो गए होंगे, तो वो तो छोड़ ही दो। ठीक है जी, दो तो बुक वाले आपसे हो ही गए होंगे जी। उटोए स्पेसिफिकली मेंशन होगा। उटोए का मतलब मैंने आपको अभी था, उटोए के नाम क्या क्या दिए होते हैं। उटोए या तो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया होगा, या रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से वो दिया होगा, या वो दिया होगा बेसिक पे का पार्ट है। इन तीनों में से अगर कुछ भी नाम से दिया हुआ है, इन तीनों में से कुछ भी नाम से दिया हुआ है, तो आप समझ जाओ कि भैया वो उटोए वाला है। इन तीनों में से अगर कुछ भी नाम से दिया है तो समझ जाओ वो उटोए वाला है, बस ये पर ध्यान दो। डन। चलो तो एक बार ऐसा करो, फटाफट से ना मेरे को एक बार होमवर्क भेज दो। नहीं नहीं, होमवर्क अभी करवा देता हूँ, बाकी बातें करेंगे कल। एक बार मेरे को फटाफट से होमवर्क भेज दो जी।